ला 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 हेलो 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 एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग सभी? क्या आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। यस सर। कैसे हैं आप लोग सभी? बताइए बताइए बताइए। नमस्कार 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 सभी को, ढेर सारा गुड मॉर्निंग। और आप सभी को एसएम सर का नमस्कार और मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम पढ़ने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। कैसे आप लोग सभी? क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? क्या आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक हीरो जैसा इंसान दिखाई दे रहा है? तो एक बार जल्दी से क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए। जल्दी से क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए। फिर शुरू करेंगे हम आज का कार्यक्रम। धमाकेदार चीजें आज पढ़ने वाले हम। धमाकेदार चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। होमवर्क भी डिस्कस करेंगे भाई। ये कोई पूछने वाली बात है कि सर होमवर्क डिस्कस करोगे क्या? सर होमवर्क को नोटबुक में लिखना है। चलिए तो शुरू करते हैं सर। आज का लेक्चर में अपन का पढ़ेगा सर। सबसे पहले ये 2 चैनल्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कल का भी होमवर्क मैंने इस पे अपलोड कर दिया था, है ना। ये एक टेलीग्राम चैनल है और ये आपका व्हाट्सएप चैनल है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों पर बैच से रिलेटेड कुछ अपडेट या कुछ नई चीजें होंगी, ये सब इस पे मिल जाएंगी, ये सब इसके मिल जाएंगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सर। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो अपन द्रव्यमान के बारे में पढ़ रहे थे, द्रव्यमान को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। सबसे पहले अपन होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। होमवर्क जो आपको दिया था उसका डिस्कशन करेंगे। होमवर्क के डिस्कशन को करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे सर? फिर हम क्या कहते हैं आपके द्रव्यमान में गाम और जीएमएम की बात करेंगे और फिर हम मोल और उसकी गणना, है ना, मोल और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। मोल और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए 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 शुरू करते हैं सर। सबसे पहले आपको जो होमवर्क दिया था या पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, एक बार उसकी बात कर लेते हैं। पिछले क्लास में बेसिकली मेन टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला तो किया ही था। फिर हमने क्या किया था सर? द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था। सारे द्रव्यमान एक बार आपको रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने परमाणुविक द्रव्यमान पढ़ा जिसको अपन एम कहते हैं, और इसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर मास पढ़ा जिसको अपन एमएम कहते हैं। एम मतलब एटॉमिक मास परमाणुविक द्रव्यमान, एमएम मतलब मॉलिक्यूलर मास आणविक द्रव्यमान। ठीक है। अगर अपन इसकी बात करें सर, एम क्या होता है सर? तो आप बोलोगे सर एक परमाणु का भार। किसका भार? एक परमाणु के भार को अपन एटॉमिक मास कहते हैं, इसकी इकाई यू होती है। एक अणु के भार को अपन मॉलिक्यूलर मास कहते हैं और इसकी इकाई भी क्या होती है सर? यू होती है। इन दोनों की इकाई क्या होती है? यू। फिर इसके बाद इसी के बड़े भाई के बारे में हमने पढ़ा जिसका नाम है आर, लगा दिया आगे, तो आर ए एम बन गया और इधर आर एम एम बन गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप कहेंगे आपेक्षिक परमाणुविक भार और आपेक्षिक आणविक भार। इसमें क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे ये भी एक ही परमाणु का भार है बिना यूनिट के। एक परमाणु का भार, एक परमाणु का भार बटे 1u, तो u से u कट जाता है, इसमें कोई यूनिट नहीं आती। ये क्या है सर? एक अणु का भार बिना किसी यूनिट के, एक अणु का भार बिना किसी यूनिट के, इसको अपन आपेक्षिक भार कह देते हैं। और उसके बाद आखिरी भार जो हमने पढ़ा था वो था AAM, एवरेज एटॉमिक मास, या फिर आप कह सकते हो औसत, है ना, औसत। इसकी इकाई तो u होती है और इसकी कोनो नहीं, इसकी कोनो इकाई नहीं, कोनो नहीं, है ना। फिर अगर हम एएम की बात करें, एवरेज एटॉमिक मास की बात करें, एवरेज एटॉमिक मास में औसत आणविक भार हमने किसके लिए निकाला था? तो आप बोलोगे सर जो समस्थानिकों के रूप में, है ना, समस्थानिकों के रूप में जो तत्व एग्जिस्ट करते हैं, जो पाए जाते हैं पर्यावरण में, उनके लिए इसको हमें करना पड़ता है। और इसका सिंपल सूत्र क्या था सर? समस्थानिक का भार
है ना, समस्थानिक 1 का भार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रचुरता के साथ, फिर समस्थानिक 2 का भार, उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रचुरता के साथ, और ऐसे ऐसे करते करते अपन जोड़ते जाएंगे और नीचे लिख देंगे कुल प्रचुरता। नीचे क्या लिख देंगे? कुल प्रचुरता। अगर परसेंटेज में दी गई हो तो ये हमेशा 100 होती है, अगर परसेंटेज में दी गई हो तो ये हमेशा 100 होती है। क्या मेरी बात यहां तक आप सभी लोगों को एकदम मक्खन है, क्लियर है, सारी बातें एकदम क्लियर है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी से एक बार यस सर कर लीजिए, फिर शुरू करते हैं यहां से आज की बातों को, फिर शुरू करते हैं यहां से आज की बातों को। क्या मेरी बात आप सभी तक एकदम मक्खन तरीके से जा रही है? होमवर्क की बात करें तो होमवर्क में मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करने के लिए दिया था। सबसे पहला पोल आज की क्लास का ये है, कितने लोगों ने मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर लिया है? यस और नो का आंसर देना, आपको सिर्फ यस और नो का आंसर देना है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अपन इस लेवल का कंटेंट इस बार पढ़ने वाले हैं, है ना। इस लेवल का मतलब मैं तो इसी लेवल का कंटेंट पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि कभी को और कुछ पढ़ाता था। ठीक है, मेरे को मौका पहली बार मिला है नीट के हिंदी माध्यम के बैच में आपको पीसी पढ़ाने का। चलिए, कितने लोगों ने कर लिया? जल्दी से यस और नो का पोल कर दीजिए। हाँ सर, होमवर्क कहाँ देखते हैं? होमवर्क एक तो टेलीग्राम चैनल पे देखते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं देख पाओ तो आप अपने बैच में जाइए, बैच के में नोट्स अपलोड होते हैं, वहां पे होमवर्क मिलता है ना। दोनों जगह चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितने लोगों ने कर लिया भैया पोल का। पोल ने कहा बजाई है ढोल, 80% लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली क्लास में इसका ये प्रतिशत 80 के बजाय 90-95 हो तो और ज्यादा मजा आएगा मुझे। आइए एक एक करके सवालों को करना शुरू करते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको कॉपी करके 3 पन्नों में कर लेता हूं। टोटल हमारे पास 11 सवाल है, तो पहले पन्नों में अपन शुरू के 4 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद वाले पन्ने में बाकी के 4 सवाल, और फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे कर लेंगे, है ना। सबसे पहले अगर अपन चले तो FeSO4 का द्रव्यमान निकालना है। FeSO4 में जहां पे भी जिस भी चीज का द्रव्यमान अलग से था वो मैंने आपको ऑलरेडी यहां पे दे रखा है। कैसे? जैसे FeSO4 में आयरन का भार आपको नहीं पता था, बाकी सभी भार कहां से यूज करेंगे? बाकी सभी भार को कहां से यूज करेंगे? तो आपकी कॉपी में सारी बातें दे रखी है, आप वहां से यूज कर सकते हो, आप वहां से यूज कर सकते हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये, बहुत सारे बच्चे आज ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चों ने आज ज्वाइन किया होगा, उन सभी को SM सर का नमस्कार। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, प्लीज अपनी कॉपी निकालिए, 3 से 4 पन्ने छोड़ दीजिए और नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। 3 से 4 पन्ने छोड़ के नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। तो FeSO4 का सबसे पहले द्रव्यमान निकालते हैं। आप बोलेंगे FeSO4 के पास क्या है सर? 1 आयरन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, यही तो है ना। अब द्रव्यमान निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर आयरन का द्रव्यमान 56 होता है, बहुत ही बढ़िया। इसी झोले में सल्फर भी आ गया, सल्फर का भार 32 है। इसी झोले में 4 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का भार 16 होता है। इन सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके कितना आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जोड़ करके कितना आ रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बताइए 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 बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो इसका भार आ जाएगा कितना सर? आप बोलेंगे 56 में 32 जोड़ा तो ये हो गया 8 8 88 और 16 चौके 64। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 152 U आ जाएगा। U आएगा इसकी इकाई, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है। कितने लोगों का सही हो गया एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल देख के बहुत सारे लोग डर जाएंगे। असलियत में, वास्तविकता में ये क्या है सर? तो आप बोलेंगे वास्तविकता में तो सर ये हमारा कबार्डिनेशन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कबार्डिनेशन कंपाउंड है। और जब कबार्डिनेशन कंपाउंड आ जाए तब क्या करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सर कबार्डिनेशन कंपाउंड के केस में कुछ नहीं करना, जो एटम जितनी बार आ रहे हैं उन सबका द्रव्यमान लिख दो। कैसे? आइए देखते हैं। आप बोलोगे सर ये पोटासियम हुआ 4 ठो है, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, देखो 4 पोटेशियम है प्लस आयरन का एगो है, एक ही है सर, 1 आयरन है तो प्लस आयरन कर दिया। और प्लस सीएन की बात करें, सीएन कैठो है सर? आप बोलेंगे सीएन 6 ठो है, सीएन कैठो है 6, तो हम 6 लिख देंगे और इधर सीएन मतलब कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है। कार्बन और नाइट्रोजन 6 है, सीएन का मतलब उसमें कार्बन का भी भार जुड़ेगा, उसमें नाइट्रोजन का भी भार जुड़ेगा। अब आप बोलेंगे पोटेशियम का भार कितना होता है सर? 39। आयरन का भार कितना होता है सर? 56। 6 लिखेंगे। कार्बन का भार होता है कितना? 12। और नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14। इन सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4 चौके 160, 160 में 4 घटाया, ये आ गया 156। 156 में 56 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 212। 212 में अपन 6 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है कितना? 26। अबे जोड़ घटाओ तो कर लेते हो ना भाई, जोड़ घटाओ बढ़िया हो रहा है ना तुम्हारे से।
है, देख लेना, जोड़ घटाओ में तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है? 368 आ रहा है। मैं एक बारी कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेटर देवता की मदद से आपके सामने, है ना। हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह। अबे अबे आ जाओ भाई, बारिश में ये भी पकौड़े खाने चले गए हैं कि अरे बहुत बढ़िया मौसम है। बहुत सर 342, 342 तो उसका होता है यार, क्या नाम है उसका? छो सही है ना यार, देख लो एक बारी, देख लेते हैं। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो 212, ठीक है जी। इसमें अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 के 36 का 6, 3 हाथ में, 6 दूनी 12 और 156। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ के हो गया 8, ये दोनों जुड़ के हो गया 6, ये दोनों जुड़ के हो गया 3। 368 यू कितने लोगों का मैच कर गया? दिल बना दीजिए। सुगर का होता है 342। बहुत ही बढ़िया। इस पे आते हैं जिंक कार्बोनेट। अब जिंक कार्बोनेट पे मैं पोल करवाता हूं, पोल कराएंगे, इंटीजर टाइप का पोल। मोहसिन भाई ने सारा आंसर कर दिया। इंटीजर टाइप का पोल कैसा होता है सर? आपको इंटीजर में आंसर देना, आंसर आएगा कुछ इंटीजर में, इंटीजर में आपको आंसर देना है, ठीक है मेरे भाई। आपको 60 सेकंड का टाइम दिया और 60 सेकंड में मैं भी आपके साथ निकालूंगा। नंबर आपको टाइप कर देना, 112, 220 जो भी आ रहा है। अब इसमें आप बोलोगे सर जिंक है, जिंक एक है तो जिंक का द्रव्यमान कितना? 65। कार्बन एक है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन 3 है तो 3 ऑक्सीजन का द्रव्यमान 3 इंटू 16 हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास आया 65। 65 प्लस 12 तो जोड़ ही देते हैं। 65 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 77। 77 में 16 तिया कितना हो जाता है? 48 जोड़ देंगे, ये कितना आ जाएगा सर? तो आप बोलेंगे 77, ठीक है सर। 48, 8 और 7 5, एक हाथ में, 8 4 12, 125 यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 125 यू। आइए देख लेते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया है। आंसर है हमारा 125। टाइम ज्यादा दे दिया है तो अब स्टॉप कर देते हैं पोल को। 75.79, 76% लोगों ने इसका सही आंसर दिया, जिसमें मुशर्रफ खान जी हैं, आलोक है, मुस्कान दीदी है, मनोहर, एमडी, हसीब, उदय, अंशिका, आलोक, आंचल और शौर्या। ये टॉप 10 के लोग हैं, बाकी लोगों ने भी दिया होगा। इसका आंसर 125 यू हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर पे जैसे ही आपने देखा, आप बोलोगे ए सर ये तो आयन है, इस पे तो चार्ज है सर, इस पे का है? चार्ज है सर। ये चार्जवा का क्या करेंगे? चार्ज का क्या करेंगे? तो मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी हम द्रव्यमान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? द्रव्यमान। द्रव्यमान को आप क्या मानेंगे सर? उसकी जिंदगी। द्रव्यमान को आप क्या मानेंगे? उसकी जिंदगी, है ना। हाँ, जिंदगी, ठीक है। द्रव्यमान क्या है हमारे लिए? उसकी जिंदगी है, उसकी, समझा? उसकी, हाँ। और जब कभी भी हम किसी भी परमाणु, अणु वगैरह के द्रव्यमान की बात करते हैं, मतलब रसायन विज्ञान के अंदर जब कभी भी हम द्रव्यमान की बात करते हैं, परमाणु अणु की बात खास करके, तो उस केस में आप हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हो या फिर आप खुद हो, इन दोनों को हमेशा क्या करते हैं सर? इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इसका वही महत्व है। इलेक्ट्रॉन के मास का वही महत्व है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन के मास का वही महत्व है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के मास का किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल में वही महत्व है जो आपका महत्व उसकी जिंदगी में है, यानी कि नील बटा सन्नाटा। नील बटा सन्नाटा, कोनो महत्व नहीं है भाई। 0 0 0 इग्नोर कर देंगे। इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस का हो, चार्ज माइनस का हो, चार्ज को हमेशा इग्नोर करते हैं। तो यहां पे खोपचे में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। एक क्या बोलते हैं, जीआरबी बना लीजिए। जीआरबी का मतलब क्या है? अभी आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। जीआरबी का मतलब है जी से हुआ ज्ञान, आर से हुआ रूपी, बी से हुआ बादल। साइड में अपनी कॉपी में ज्ञान रूपी बादल बना लीजिएगा और लिख दीजिएगा कि द्रव्यमान निकालते टाइम, है ना, द्रव्यमान ज्ञात करते समय चार्ज को इग्नोर करते हैं।
क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, यानी कि नजरअंदाज करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर इसको बात को आपको अपने दिल से लगा के लिखना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी भी द्रव्यमान ज्ञात करते समय, कभी भी आप जब द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे सर, चार्ज को वैसे इग्नोर करेंगे जैसे कभी उसने आपको किया था। सिंपल बात है, एक बार में समझ में आ जाएगी, अब इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो हमारे पास है सल्फर और 4 ऑक्सीजन, सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, 4 अजवारज गायब कर दिया। सल्फर की बात करें, सल्फर का द्रव्यमान 32 है, 4 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर, 4 × 16, तो आप बोलेंगे 4 × 16, तो आप बोलेंगे 32 प्लस 64 कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 96 यू। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 96 यू, जो कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बता रखा था, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बता रखा था। एक बच्चा कह रहा सर रोना आ गया है सर, कोई बात नहीं, रोना आना भी चाहिए। 98 नहीं, 98 तो H2SO4 का होता, सल्फ्यूरिक एसिड का। एक बार मैं, कुछ लोगों को माइक से आवाज कम लग रही है, एक बार मैं दूसरा माइक यूज करता हूं, देखना बताना इसकी आवाज पहले वाले से बेहतर है या उतनी ही है। इसकी आवाज थोड़ी बेहतर है क्या, बताइएगा जी, इसकी आवाज थोड़ी बेहतर है क्या इस वाले माइक की? माइक चेंज किया मतलब एक ही जैसा माइक दो है। हाँ चलिए, इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं सर, अब समय है ना। हाँ अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे हमारे पास क्या है सर, NH4+। तो आप देखा मैंने चार्ज वाला इसी के लिए दिया था ताकि आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। अमोनियम का द्रव्यमान निकालेंगे, नाइट्रेट आयन का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान निकालेंगे और H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का द्रव्यमान निकालेंगे। 5 नंबर का पोल दे देता हूं आपको, कितने समय का पोल है, 45 सेकंड का पोल है, समय शुरू होता है, अब जल्दी से कीजिएगा। इसकी बात करें तो NH4 में नाइट्रोजन है, आप बोलेंगे इसको छोड़ दो सर, इग्नोर कर दो। हमारे पास नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है सर, 14, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो 14 + 4 × 1, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 का 4 हो जाएगा, ई हो गया 18 यू। कितने लोगों का मैच कर गया है जल्दी से बता दीजिए, कितने लोगों का मैच कर गया है जल्दी से बता दीजिए, आइए देख लेते हैं, है ना। 45 सेकंड भी मुझे ज्यादा समय लग रहा है, कम ही दूंगा, 30-30 सेकंड पे खेलेंगे अपन, 30-30 सेकंड पे अपन खेलेंगे, है ना। हाँ इसका आंसर, अब ABCD में या एक और नियम, एक और नियम, इसमें आवाज ठीक आ रही है, पहले तो ये बता दो आवाज ठीक आ रही है क्या। एक और नियम याद रखिएगा, नियम ये कहता है कि अगर कभी भी गलत तरीके का पोल लग जाए, कभी भी गलत टाइप का पोल लग जाए, तो आप हमेशा डी ऑप्शन मार्क कर देंगे मेरे से। कभी भी गलत टाइप का पोल लग गया, यानी कि हमें पोल इंटीजर टाइप का देना था और हमने पोल कैसा दे दिया, ABCD टाइप का, है ना, तो उस केस में आप हमेशा डी ऑप्शन मार्क कर देंगे, ये हमारे क्लास का नियम रहेगा। तो इस पोल पे अपन बहुत ज्यादा चीज टेंशन नहीं लेने वाले, बट इस बात को हमेशा याद रखिएगा अगर कभी भी ऐसा हुआ। चलो नाइट्रेट आयन का कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का पोल करना है, 30 सेकंड का आपका समय शुरू होता है। अब नाइट्रेट आयन की बात करें, NO3-, फिर से इलेक्ट्रॉन को इग्नोर करेंगे। हमारे पास क्या है सर, एक नाइट्रोजन है और साथ में 3 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का भार होता है 14, ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 3 × 16, ये हो गया 14 + 16 48, कितना आ जाएगा सर, आप बोलेंगे ये आ गया 62, यानी कि 62 यू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखते हैं कितने प्रतिशत लोगों ने इसको सही किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे अब मान लो मैंने एक बार इंटीजर टाइप चुन लिया, तो मेरे दिमाग में मैंने इंटीजर टाइप चुन रखा है, बट वो अपने आप ही इंटीजर टाइप पोल की जब बदले, वो अपने आप ही इंटीजर टाइप पोल के बदले किसको ले लेता है सर। हाँ तो आइए देख लेते हैं, ठीक समय, इतना समय काफी है ना, इतना समय काफी है, तो आइए स्टॉप कर लेते हैं। हमारा अंतर क्या हो जाएगा सर, 62। आइए देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया, 72% लोगों ने इसको सही किया है। चलिए आगे चलते हैं सर अगले सवाल पे। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल में हमें क्या देखने को मिलेगा सर, जो भी चीज है उसको लिख लेना आराम आराम से। आप बोलोगे कार्बन है, फिर 3 हाइड्रोजन है, फिर एक और कार्बन है, फिर 2 ऑक्सीजन है और फिर एक और हाइड्रोजन है। तुम ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सबका भार लिख ले। अबे झोले में तुमने जब जो डाला सबको जोड़ते जाना है। आपने बोला कार्बन का भार कितना होता है 12, पिछ कॉपी में लिखवा रखा। हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1, तो 3 हाइड्रोजन था, 3 × 1 प्लस फिर कार्बन आ गया, कार्बन का भार कितना 12, 2 बार कार्बन आया, दोनों को एक साथ लिख दो या अलग अलग लिख दो। फिर अगर अपन बात करें सर 2 ऑक्सीजन, तो 2 × 16, फिर एक हाइड्रोजन और, तो +1 कर दिया। ये कितना हो गया सर 12 और 3, देखो ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 32 और 1, 12 में 3 जोड़ा और 12 जोड़ा, 12 12 24 और 3 27।
27 के बाद ये हो गया आपका 32 और साथ में 1, यही है ना। तो आप बोलोगे सर ये सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है क्या, ये 60 यू हो गया। और H2S की भार की बात करें तो H2S का भार 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1 प्लस 1 सल्फर का मतलब 32, तो 32 और 2 कितना हो गया सर 34 यू। एक लाइन का आंसर है, बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा, कितना भी कठिन सवाल दे दिया जाए हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद चलते हैं सर अगले 2 सवालों पे, आखिरी के 2 सवाल हमारे पास बचते हैं, है ना। आखिरी के 3 सवाल अब हमारे पास बचते हैं। फास्फोरिक अम्ल, उसके बाद कौन कौन है सर, फास्फोरिक अम्ल के बाद ये, तो आइए सबसे पहले फास्फोरिक अम्ल का निकाल लेते हैं, PCl5 और फिर KMnO4, है ना। तो फास्फोरिक अम्ल का अगर हम निकालेंगे तो आप बोलोगे 3 हाइड्रोजन है सर, उसके बाद 1 फास्फोरस है सर और 4 ऑक्सीजन है। 3 हाइड्रोजन का भार 3 × 1 हो जाएगा, फास्फोरस का भार 31 हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन का 4 × 16। अब आप बोलेंगे 3 एकम 3 और 31, ये कितना हो गया 34। 34 में अपन क्या जोड़ देंगे सर, 16 चौके 64, सबको जोड़ा आंसर कितना है 98 यू, मतलब इसका द्रव्यमान 98 यू है, इसका द्रव्यमान 98 यू है। कितने लोगों का मैच कर गया जल्दी से बताते रहेंगे। फिर PCl5 की बात करेंगे, फास्फोरस है और क्लोरीन है। फास्फोरस का द्रव्यमान 31 और 5 क्लोरीन है, तो 5 × 35.5, याद रखिएगा क्लोरीन का द्रव्यमान कितना लेते हैं सर 35.5 लेते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा 31 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, जल्दी जल्दी बताओ। तो 5 × 5 = 25 का 5 2 हाथ में, 5 × 5 = 25 और 2 = 27 का 7 2 हाथ में, 5 × 3 = 15, 15 में अगर 2 जोड़ा तो ये हो गया 17, तो 177.5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर बताइए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे आ गया 0.5, ऐसे ही रहने देते हैं। 1 और 7 आपस में जुड़ा 8 आया, 3 इसमें जुड़ा 0 आया, है ना, और ये हो गया 2, तो 208.5 यू। कितने लोगों का मैच कर गया बताइए, 208.5 यू। और लास्ट में KMnO4 की बात करें, पोटासियम परमैंगनेट की बात करेंगे, तो आप बोलोगे सर पोटेशियम का द्रव्यमान होता है 39, मैंगनीज का द्रव्यमान नहीं हमें नॉर्मली पता होता, बहुत कॉमन तत्व नहीं है, तो इसका द्रव्यमान दे रखा है 55। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा सर 4 × 16, तो आपने बोला 39 में 55 जोड़ा तो ये कितना हो गया सर, इधर आया 4 और 9 94 प्लस 64, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 158 आ जाएगा, इसका द्रव्यमान हो गया 158 यू। कितने लोगों का सब मैच कर गया बताइए बताइए बताइए, कितने लोगों का सब मैच कर गया। अगर तुमने पहले होमवर्क नहीं किया था तो भी इतना टाइम काफी था होमवर्क कर लेने के लिए। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। बताइए भाई, क्या मेरी बात आप सभी लोगों के लिए क्लियर है, मेरे सारे सही थे, बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से एक बार सीकेल कर दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। जल्दी से एक बार सीकेल कर दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूं इन सभी में क्या है सर, हम बार बार इन्हीं को क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आगे चल के ये बहुत मदद करेंगे। अगर हमने कैलकुलेट करना ठीक से सीख रखा है, बहुत बार कैलकुलेट कर रखा है, तो आगे जब हम मोल निकाल रहे होंगे ना, तो ये सब द्रव्यमान निकालने के बाद ही मोल निकालना पड़ेगा, ये सब द्रव्यमान निकालने के बाद ही मोल निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक बार जल्दी से सीकेल का आंकड़ा है ना, सीकेल का आंकड़ा 100 पहुंचा दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया, निशा दीदी कह रही मेरा सब मैच हो गया। तब तक कुछ बच्चों का डाउट ले लेते हैं, कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स। एकेडमिक डाउट कर देने से है ना सर, कहां पर दिए थे, कहां पर दिए थे, ये होमवर्क आपको नोट्स में मिल जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये होमवर्क आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स पे चले, मैं आपको दिखा देता हूं। कहां जाएंगे अपन, इसमें आपका बैच हो गया ये वाला। इस बैच में अगर आप लेक्चर 3 का, जो मैंने आपके नोट्स अपलोड करवाए थे, वो लेक्चर 3 के मोल कॉन्सेप्ट फाइनल ये वाला है। इस नोट्स में जब आप जाएंगे, ये पिछले क्लास के नोट्स हैं आपके, है ना, ये आपके पिछले क्लास के नोट्स हैं। जब इस नोट्स में आप आखिरी पन्ने पे जाएंगे, ये होमवर्क वाला पेज है, इस होमवर्क वाले पेज के अगले पेज पे आपको होमवर्क दे रखा था। ये आपके उसमें अपलोड हो रखी है सारी बातें, ये आपके उसमें अपलोडेड है सारी बातें, ठीक है। हाँ सर, मेरा जोड़ने में दिक्कत हो रहा है यार, जोड़ने में दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे उसको सुधारिए, है ना, धीरे धीरे उसको सुधारिए। सर 2 समझ नहीं आया, 2 में क्या समझ नहीं आया, 2 क्या पोटेशियम क्या बोलते हैं, फेरोसाइनाइड वाला था क्या, कुछ नहीं यार, इसमें क्या समझ नहीं आया। देखो अगर तुम इसको देखोगे तो पोटेशियम के नीचे 4 लगा है, तो 4 पोटेशियम है, आयरन कितना है 1 है। हमें तुम समझना, मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता भाई। एक बात सोचो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, तो तुम द्रव्यमान को मल्टीप्लाई थोड़ी कर दोगे। जैसे मान लो इस बोतल के ऊपर मैंने रख दिया रिमोट को, तो इसको मैंने लिख दिया बोतल
रिमोट, डॉट रिमोट। अब मैं पूछूंगा इसका द्रव्यमान कितना है, तो तुम बोतल और रिमोट का जो द्रव्यमान है उसको मल्टीप्लाई थोड़ी कर दोगे कि डॉट लगा है। अब डॉट का मतलब है जुड़ा हुआ, डॉट का मतलब है आपस में जुड़े हुए हैं ये। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं सर। विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान पढ़ रहे थे, एक बार मैं वापस से सारी बातें रिपीट कर देता हूं। हमने पढ़ा था परमाणविक और आणविक द्रव्यमान पढ़ लिया था। परमाणविक, आप नए स्टूडेंट है बिल्कुल मत घबराइए, बहुत बेसिक बेसिक बातें अभी चल रही हैं। 3 से 4 पन्ना छोड़ दीजिए, है ना? हाँ, 3 से 4 पन्ना छोड़ दीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे। देखिए परमाणु का द्रव्यमान जो है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से के द्रव्यमान के सापेक्ष में अगर हम निकालते हैं तो उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। मतलब ऊपर परमाणु का भार रखा, नीचे 1 U से डिवाइड कर दिया। 1 से डिवाइड करने का मतलब है मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। U से डिवाइड करने में क्या होगा, यूनिट गायब हो जाएगी सर। इकाई इसकी कुछ नहीं होती, यूनिट लेस होता है। और आरबीआई में वही बताया था कि भाई यूनिट हटा दो तो आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। सर कैसे करें? टेलीग्राम चैनल को स्कैन, कुछ भी नहीं करना भाई। आप अपने कैमरे को खोल के इसको स्कैन कर लीजिए। कैमरे को खोल के इसको स्कैन ऐसे कर लीजिए, फोन के कैमरे खोलिए, इसको ऐसे स्कैन कर लीजिए, अपने आप हो जाएगा, है ना? हाँ सर CN तो साइनाइड है ना। अरे साइनाइड हो चाहे कुछ भी हो, है तो उसमें कार्बन और नाइट्रोजन ही ना। द्रव्यमान साइनाइड से थोड़ी बदलता है। फिर उसके बाद अगर अपन आगे चले तो फिर हमने कुछ रिलेटिव मास निकाला था, फिर हमने सापेक्षिक आणविक भार निकाला। सापेक्षिक आणविक भार या आपेक्षिक आणविक भार निकालने में भी क्या होता है, आप अणु का भार निकालो, अणु के भार में आप क्या कर दो, आप अणु का भार निकालो और उसको 1 U से डिवाइड कर दो तो वो सापेक्षिक भार हो जाता है। सापेक्ष का या अपेक्षिक भार का मतलब ही ये है किसी के रेस्पेक्ट में, यानी किसी के द्रव्यमान से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। साइंटिस्टों ने बोला है भाई 1 से डिवाइड कर दो, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। उसके बाद फिर हम चल रहे थे, फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास यानी कि आम निकालना सीखा था। आम भी हमने सभी तरीके से निकाल लिया था, आम के सवाल भी हमने कर रखे थे। यहीं से आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं, यहीं से आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और समझिए। अभी तक हमने 5 द्रव्यमान पढ़ रखे हैं, AM, MM, AM, MM, RAM, RMM और AAM, आम, एवरेज एटॉमिक मास। 5 के बाद छठे नंबर का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको अपन कहते हैं गाम, GAM। GAM का मतलब है ग्राम एटॉमिक। पहले अंग्रेजी में लिखूंगा फिर हिंदी में भी लिखूंगा, घबराइए मत। लिखना स्टार्ट कीजिए अपनी कॉपी पे, हेडिंग डालिए ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में कहते हैं ग्राम परमाणविक, ग्राम परमाणविक भार या फिर द्रव्यमान, एक ही बात है केमिस्ट्री में, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज गाम, हम GAM बोलेंगे, है? बताइए क्या मेरी बात समझ में आई? GAM गाम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? GAM गाम बोलेंगे। उसके बाद अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, गाम क्या होता है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोल की परिभाषा यहीं से पहली बार आई है, मोल की परिभाषा ही पहली बार यहीं से आई है। तो अपन ने बोला गाम क्या होता है सर, तो इसकी परिभाषा दी गई कि 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान GAM कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? GAM कहलाता है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं प्लीज उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। सर एक बात बताओ, 1 ग्राम परमाणु का भार कितना होगा? सर छोड़ो सब, सर आप तो ये कहना चाह रहे हो 10 ग्राम, है ना, सोने का भार कितना होगा? 10 ग्राम गोल्ड का भार कितना होगा? बताओ 10 ग्राम गोल्ड का भार कितना होगा? 10 ग्राम गोल्ड का भार कितना होगा बताइए? 10 ग्राम गोल्ड का भार कितना होगा बताइए? बोलो, आप लॉजिक लगा के बताओ। बहुत बहुत कठिन सवाल पूछा एकदम, है ना? LKG JEE एडवांस का सवाल है भाई, LKG JEE एडवांस का ये सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। कल मैं ऋषि को ये सारे सवाल करवा रहा था, आज आपके समक्ष है। 1 ग्राम, है ना, 10 ग्राम गोल्ड का भार कितना होगा? 10 ग्राम गोल्ड का भार कितना होगा?
सर 10 ग्राम होगा। और कितना होगा? 10 ग्राम का भार 10 ग्राम होगा। 12 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, है ना? 12 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो 1 ग्राम परमाणु का भार कितना होगा? 1 ही ग्राम होगा सर। लेकिन यहां कैच है, हाई वाला जो ग्राम है ना बेटा, हाई वाला जो ग्राम है ना, ये ऊ 1 ग्राम नहीं है। 1 ग्राम परमाणु का मतलब यहां पे ऊ 1 ग्राम परमाणु नहीं है। और याद रखिएगा, है ना, शपथ ले लीजिए, कसम खा लीजिए, गंगा मैया की कसम, #RBI में एक बात लिख लीजिए। गंगा मैया की कसम खा के ये बात अपने जहन में उतार लो कि आज के बाद कभी भी अगर हमें ये लिखा हुआ मिले ग्राम और साथ में परमाणु, ग्राम और साथ में परमाणु, अंग्रेजी में लिखा हुआ मिलेगा ग्राम एटम, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है जी एटम, या फिर आपको कभी लिखा हुआ मिले ग्राम अणु। क्या मिले? ग्राम अणु, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूल, या फिर लिखना है बे, इसको देखना नहीं है, या फिर जी मॉलिक्यूल, या फिर आपको कभी देखने को मिले आयन, ग्राम आयन, ग्राम आयन, ठीक है, ग्राम आयन कह लो, या फिर कह लो जी आयन। इन सब का मतलब, इन सब का मतलब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, इन सब का मतलब छुपा हुआ है एक शब्द में। और इन सब को अपन क्या कहते हैं? इन सब को अपन कहते हैं ग्राम परमाणु हो, ग्राम अणु लिखा हो, या फिर ग्राम आयन लिखा हो, अगर ये सब एक साथ लिखा हुआ हो तो इन सब को हम मोल समझेंगे। इन सब को हम अंदर ही अंदर, अंतरात्मा में समझेंगे। ये मोल की बात किया जा रहा है। ये एक्चुअली में द्रव्यमान नहीं दिया है सर, ये एक्चुअली में मोल की बात कर रहा है। 1 मोल, इसका मतलब 1 ग्राम परमाणु के द्रव्यमान को अगर हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं तो इसी परिभाषा को दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं, लड़कों का फेवरेट कलर ले लिया है, इसी परिभाषा को हम लिख सकते हैं कि 1 मोल परमाणु का भार, 1 मोल परमाणु का भार क्या कहलाएगा सर? 1 मोल परमाणु का भार, ये कह लो या द्रव्यमान कह लो, इसी को हम कहते हैं गाम। क्या कहते हैं मेरे भाई? गाम कहते हैं। क्या कह देते हैं जी? गाम कह दे हैं। समझ में आई बात, मेरी बात? क्या आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, क्या आप सभी लोगों को ये बात क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। सर परमाणु में गलती लिख दिया आपने। अच्छा परमाणु लिख दिया है, कोई बात नहीं, परमाणु कर देते हैं। भाई परमाणु, परमाणु हो जाओ यार, है ना? अरे यार ऐसे जो तुम हिंदी में गलती निकालते हो ना, मुझे अपने हिंदी के एक सर की याद आ जाती है ना? मेरे साथ ऐसे ऐसे इत्तेफाक हुए ना, मतलब मैं ऊपर वाला का इतना ज्यादा शुक्रगुजार हो सकता हूं कभी, मतलब जितना उन्होंने मेरी मदद किया उतना शुक्रगुजार मैं हो ही नहीं सकता। मेरे एक टीचर हुआ करते थे, 8वीं कक्षा की बात है ना? 8वीं कक्षा की बात है, इन द 8th स्टैंडर्ड। इसको कॉपी कर लीजिए, पहले जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर अगले पेज पे इसकी यूनिट वगैरह की बात करेंगे। 8वीं कक्षा में हमारे हिंदी के एक अध्यापक हुआ करते थे जिनका नाम था मिथिलेश सर। बड़े मतलब भाई साहब, मतलब ठीक ठाक सी हाइट, ठीक ठाक सी कद काटी, ऐसा नहीं कि एकदम अंडरटेकर जैसे हो कि देख के ही, है ना? हाँ वैसा भी नहीं, ठीक ठाक की कद काटी। लेकिन भैया बहुत मारते थे, बहुत ज्यादा मारते थे भाई, बहुत ज्यादा मारते थे। जल्दी से सीकेएल का आंकड़ा 100 पहुंचा दीजिए। तो होता क्या था मिथिलेश सर की क्लास में कि वो हिंदी लिखाते थे ना तो डिक्टेट करते थे, बोल बोल के लिखाते थे। और अपन हिंदी में ठन ठन गोपाल टाइप के लोग, ठन ठन गोपाल भी ना लिख पाए हम सही से, ठन ठन गोपाल भी अपन ना लिख पाए सही से। तो वो क्या करते थे, ऐसे क्लास में घूमते रहते थे, जैसे बोल रहे हैं कि चलो लिखो भैया कि कवि का अभिप्राय ये है, तो कवि में भी बड़ी लगा दूं मैं, और ऐसे घूमते थे और सबका ऐसे कॉपी चेक करते थे। अब मान लो तुम ऐसे लिख रहे हो और पीछे मास्टर आके ऐसे खड़ा हो गया है, तो तुमको आभास तो हो जाता ना कोई है खड़ा, कोई तो है खड़ा। तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होगा? जैसे तुम ऐसे मुड़े, तुम्हारे मुंह पे ऐसे ऐसे करके एक चमाटा आएगा, चट। उसके बाद सर कहेंगे कि देख क्या रहे हो बे, लिखो ना। मतलब बे नहीं कहते, देख क्या रहा है, लिखो। देख क्यों रहे हो, लिखो।
तो तुम लिखोगे, और जैसे तुम लिखोगे 3-4 शब्द, तब तक एक शब्द उसमें से गलती खोज लेंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके एक चमाटा और चट, तो ये लूप बन जाता है भाई। तुम देखोगे थप्पड़, फिर लिखोगे गलती, फिर थप्पड़, फिर देखोगे थप्पड़, फिर लिखोगे, फिर थप्पड़। हाँ तो ये लूप चलता था उनके साथ, है ना। बाकी की कहानी अगले पेज पे जब कॉपी करने के लिए दूंगा। मैं फिर से इस पेज का पूरा सार आपको बता रहा हूं, एक 5 सेकंड में सुन लीजिए। हमने अभी पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि ग्राम परमाणविक द्रव्यमान। ग्राम परमाणविक द्रव्यमान जो होता है वो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान को ग्राम परमाणविक द्रव्यमान कहते हैं। और 1 ग्राम का मतलब ये वजन नहीं है। 1 ग्राम कहीं भी लिखा हो, ग्राम परमाणु लिखा हो, ग्राम अणु लिखा हो, या फिर ग्राम आयन लिखा हो, इन सब का मतलब 1 मोल होता है। इन सब का मतलब 1 मोल होता है। अगले पेज पे चलते हैं। अगर हम इसकी इकाई की बात करें सर, अभी उसी की बात हो रही है, अगर हम इसके इकाई की बात करें तो इसकी इकाई क्या होती है सर? ग्राम होती है। क्या होती है सर? ग्राम। इसकी इकाई क्या होती है? ग्राम होती है सर। सर आरबीआई का मतलब, आरबीआई का मतलब है राम बाण इलाज। इसकी इकाई क्या है सर? ग्राम है सर। ग्राम इसकी इकाई होती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, पहला प्रश्न आपके मन में जो आएगा कि सर हम 1 मोल परमाणु का भार कैसे निकालेंगे? तो आज आपको एक और दूसरी आरबीआई देता हूं कि एएम को जीएएम बनाने के लिए, एएम का मतलब क्या है जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। एएम का मतलब क्या है जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। बोलो बोलो बोलो, एएम का क्या मतलब है? तो एएम को अगर हमें जीएएम बनाना है, जीएम बनाना है, एएम का मतलब क्या है भाई? बोलो बोलो यार, कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दे ब्रो। एएम का मतलब क्या है? बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, जीएम का सीधा मतलब 1 मोल का मास। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एएम का मतलब एटॉमिक मास और जीएम का मतलब है ग्राम एटॉमिक मास। परमाणविक भार, ग्राम परमाणविक भार। अगर एएम को जीएएम लगाना है तो यहां से यहां गए तो क्या बदला? बोला ए सर इज्जत में जी लगा दिया है, यहां जी लगाया है पहले। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर। आप बोलोगे सर मान समान रखो, मान सम्मान की जगह मान समान रखो, मतलब बदलो मत, है ना। सम्मान नहीं रखना है, मान समान रखो। और इकाई में इकाई में यू हटाओ और जी लगाओ। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात भाई। सोचने का ही नहीं। अभी 10 सवाल दूंगा, 10 कर लोगे। यहां पे मैंने लिखा फेंक के मारा तुम्हारे मुंह पे तत्व, यहां पे तुम्हें उसका एएम बताना है, यहां पे तुम्हें उसका गाम बताना है, और यहां पे तुम्हें उसका आरएएम बताना। सब कुछ बता देंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहला तत्व मैंने ले लिया सल्फर। बताइए सल्फर का एएम क्या होगा? हर जगह खाली खेला, खेला यूनिट का है। अभी जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, खेला किसका है सर? यूनिट का है, इकाई का है। हाँ, इकाई बदली तो द्रव्यमान बदला। यू हटाओ जी लगाओ। भाई यहां जी पहले लगा था, अब सम्मान में जी लगाना है ना। जैसे कि जूनियर जी। जूनियर जी क्या है सर? जूनियर का ग्राम एटॉमिक मास है। पार्ले जी क्या है सर? पार्ले का ग्राम एटॉमिक मास है। समझ रहे हो? हाँ अबे हाँ या ना? हाँ सर। देखो तो सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 यू। अरे हाँ या ना? यस सर। सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा? यू हटाओ जी लगाओ, 32 जी। और सल्फर का राम क्या होगा? तो जब, है ना, जब राम का नाम आ ही गया तो उसके आगे क्या इज्जत, क्या यूनिट, सीधा सीधा नंबर लिखो, खत्म। ये मान और समान है ना। मान समान मतलब सेम रखना, मान सम्मान नहीं। चमक रही है बात? ठीक है सर। दूसरा लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। सोडियम के बारे में जल्दी से फेंक के मारो मुंह पे सोडियम के। तीसरे नंबर पे अपन ले लेते हैं सर क्लोरीन के मुंह पे फेंक के मार दो। चौथे नंबर पे हम ले लेते हैं सर आयोडीन के मुंह पे फेंक के मार दो। या आयोडीन, आयोडीन का मास 127 लिख दिया मैंने, है ना। 127 यूज करेंगे और जल्दी से मुंह पे फेंक के मारेंगे। बताइए 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 बताइए। बहुत ही बड़ी बढ़िया। भूमिका दीदी ने बता दिया है, आसिफ अली भाई साहब ने बता दिया, रोज मौर्य, वाह। शिवानी दीदी ने बता दिया है। दीदियों का बोलबाला है।
बहुत ही बढ़िया। तो आप क्या बोलेंगे सर? सर इसका सबसे पहले अपन एम निकालेंगे। एम कितना आएगा? 23U। बहुत ही बढ़िया। यू हटाएंगे, जी लगाएंगे तो क्या निकल गया? जीएम निकल गया। मतलब 1 मोल किसका मास? सोडियम का मास। इसका मतलब, अच्छा आप अपने आप को बोल के समझा भी लो कि 1 सोडियम का द्रव्यमान 23U होता है। 1 मोल सोडियम का द्रव्यमान 23G यानी 23 ग्राम होता है। और रिलेटिव एटॉमिक मास में कोनो यूनिट नहीं होती है, तो ये 23 हो जाएगा सर। सीएल की बात करें, सीएल का द्रव्यमान कितना होता है? 35.5। तो आप बोलेंगे 35.5 के आगे यू लगा दिया तो 1 क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान हो गया, जिसको एम कहते हैं। अगर हम इसको 35.5 के आगे इज्जत लगा दिया, जी लगा दिया सर, तो आप बोलेंगे अब ये ग्राम परमाणविक द्रव्यमान है, यानी कि 1 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान है। और अगर सिर्फ 35.5 लगाया, आगे कुछ नहीं लगाया, तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। और इसकी बात करें तो 127U 1 आयोडीन परमाणु का द्रव्यमान है। 127G 1 मोल आयोडीन परमाणु का द्रव्यमान है। और 127 सिर्फ आयोडीन का सापेक्षिक द्रव्यमान है। एक बार बोल दीजिए, सभी लोगों को यह बात चमक गई क्या है? कॉपी कर लिया तो सीकेल लिख दीजिए, कॉपी कर लिया तो सीकेल लिख दीजिए। ये बात चमक गई तो चमका लिख दीजिए। जैसे ही सीकेल का आंकड़ा, जैसे ही सीकेल का आंकड़ा है ना कितना पहुंच जाएगा, जैसे ही सीकेल का आंकड़ा 100 पहुंच जाएगा, अपन आगे बढ़ जाएंगे। सर क्या सिलेबस टाइम पे हो पाएगा? अरे भाई तुमने 2 बार सिलेबस हो सकता है पढ़ा होगा, 3 बार हो सकता है सिलेबस पढ़ा होगा, है ना? हाँ, मैं हर साल 5 बार सिलेबस पढ़ाता हूं। तुम हर साल जितना पढ़ते नहीं हो, उतना सिलेबस हर साल पढ़ाता हूं मैं। मतलब जितना सिलेबस तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा नीट का, उतना हर साल पढ़ाता हूं मैं। समझे का? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अब ये बात आप सभी लोगों को चमक गई है, तो अब अगले बात पे चलते हैं। अगला बात क्या होगा सर? जैसे GAM आया, वैसे GM भी आएगा। अब लिखिए GM। 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे थालाफोरा रीजन। GM। इसको क्या बोलेंगे सर? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आपने बोला हाँ। ग्राम मॉलिक्यूलर मास को अपन हिंदी में क्या बोलेंगे सर? हिंदी में इसको लिखेंगे ग्राम आणविक भार। आणविक भार भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। मैं भार क्यों लिखता हूं, द्रव्यमान क्यों नहीं लिखता? क्योंकि भार लिखना आसान है, छोटा है, इसलिए भार लिख देता हूं, है ना? है ना? हाँ। चलिए, भार लिखना बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं सर। अब इसके बाद तो हम अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात करें, तो मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास? इसको समझिए आराम आराम से। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब आप क्या बोलेंगे सर? यह है 1 ग्राम अणु का भार। 1 ग्राम अणु के भार को GM कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? GM कहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 ग्राम अणु के भार को GM कहते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि, एक बच्चा उसका नाम है कमरान अंसारी, कह रहा है कि साथ में सर जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत आगे चल गए हैं। तो भाई जो लोग बहुत आगे चले गए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत आगे चला गया, आप पीछे रह गए हो, तो आप प्लीज वहां जाइए। हाँ, है ना? मैं फिर से एक बात कहता हूं, उसको बड़े ध्यान सुनना। ये लोग जो कंपेयर करने पे आते हैं ना, हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, कि हम अपने बैच में जो पढ़ रहे हैं, या मेरी क्लास में जो पढ़ रहा है, या सर की क्लास में जो पढ़ रहा है, उसके मन में अगर ये डाउट है कहीं कि यार दूसरी वाली क्लास में कहीं कुछ अलग या कहीं कुछ अच्छा तो नहीं मिल रहा है, तो बेटा तुम अपने जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते हो। इस बात को ठान लेना तुम। क्योंकि तुम्हें ना समस्या पता है क्या है? तुम्हें समस्या है, इसको बोलते हैं पड़ोसी की समस्या। पड़ोसन जैसे होते हैं ना, कि अपने घर से मतलब नहीं है, अपने घर में आग लग जाए कोई लेना देना नहीं, है ना? हाँ, अपने घर में चाहे आग लग जाए, लेकिन हम तो दूसरे घर की खबर लेकर के आएंगे। तो आप प्लीज अपना समय यहां मत बर्बाद कीजिए। अंसारी भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज जहां ज्यादा तेज चीजें चल रही हैं वहां चले जाइए। जब अपन दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे तो आप भी देख सकोगे, हम भी देख सकेंगे, सब लोग यही होंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कोई गायब हो जाएगा। और वैसे पीछे होंगे नहीं, मैं ये भी बता देता हूं मैं ये भी बता देता हूं, है ना?
क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास कल कुछ बच्चों का मैसेज आया कि सर आप ना इकाई वगैरह नहीं पढ़ा रहे हो यार, वहां पे इकाई पढ़ाया जा रहा है। मैं फिर उन सब बच्चों को ये कहता हूं कि अगर तुम्हें कंपेयर करना है तो तुम नीट की तैयारी आज छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। क्योंकि तुम भाई उनके पास 13 लेक्चर है, वो 13 लेक्चर में अपना पूरा कंटेंट देंगे। मेरे पास इस चैप्टर में 13 लेक्चर है, 13 लेक्चर में मैं भी अपना पूरा कंटेंट दूंगा। दोनों लोग अपना पूरा कंटेंट 13 लेक्चर में देंगे। अब कौन कैसे देगा, सब अपने हिसाब से देंगे। तुम्हारे हिसाब से कोई नहीं चलेगा ना, तो उनको मैं कह सकता हूं कि आप मेरे हिसाब से पढ़ाइए, ना वो मुझे कहेंगे कि मैं आपके हिसाब से पढ़ाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता। तो अगर अपन बात करें सर 1 ग्राम अणु के भार को अपन जीएमएम कहते हैं, ग्राम, और इसी को अपन क्या कह सकते हैं सर, आप चाहे तो अगले शब्द में 1 ग्राम अणु को हाईलाइट कर लीजिए। 1 ग्राम अणु या ग्राम अणु को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? तो आप बोलोगे सर ग्राम अणु अगर कभी भी एक साथ आया तो उसको अपन मोल कह सकते हैं, उसको अपन क्या कह सकते हैं, मोल कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे 1 मोल, है ना, अणु के भार को जीएमएम कहते हैं। खत्म हो गई बात। अब अगर कभी भी आपको जीएमएम निकालना है तो जीएमएम निकालने का तरीका क्या है? अगर कभी भी आपको जीएमएम निकालना है तो जीएमएम निकालने का तरीका क्या है? आप बोलेंगे फिर से वही, है ना, फिर से अपन वही करेंगे, है ना। एमएम क्या करेंगे भाई अपन, जैसे वहां पे किया था किससे, एमएम को, एएम को जीएएम बनाया था, तो एमएम को जीएमएम बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, तो आप बोलोगे सर यू हटाओ, है ना, जैसे इंदिरा गांधी ने एक बार बोला था गरीबी हटाओ, वैसे ही हम बोलेंगे यू हटाओ, जी लगाओ। क्या लगाओ भाई, जी लगाओ, और अपना खेला हो जाएगा। फिर से मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं कुछ अणु दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। उन अणु का आपको पहले एमएम बताना है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक अणु का भार। फिर आपको उसका जीएमएम बताना है, यानी कि ग्राम आणविक, है ना, भार। और फिर आपको उसका आरएमएम बनाना है, यानी कि आपेक्षिक आणविक भार। सबसे पहला अणु जो मैं लेता हूं वो ले लेता हूं ग्लूकोज, C6H12O6। बताइए जल्दी जल्दी इसके बारे में, एमएम, जीएमएम, और ये कितना होगा, है ना। मतलब कोई मतलब नहीं है ना यार, देखो मैं मास्टर हूं ना यार, मुझे भी तो बुरा लगेगा यार कि बताओ कल के लड़के, तुम्हारा खुद का सिलेक्शन हो नहीं रहा है, तुम्हारा खुद का सिलेक्शन हो नहीं रहा है, और तुम आके हमें ही ज्ञान दे रहे हो। एक एक बच्चा कह रहा है कि सर एआईआर आ जाएगा क्या आपसे पढ़कर अंडर 50? भाई मैं तुम्हें बस इतना बताता हूं कि मैंने अपने जीवन में एआईआर 21, 31 और 19 पढ़ा रखा है, वो भी जेई एडवांस के। तुम जेई एडवांस का पेपर जानते हो? फिजिकल केमिस्ट्री के अगर 10 सवाल तुम्हें दे दिए जाएं और 1 दिन का समय दे दिया जाए, शायद तुम 10 सवाल नहीं कर पाओगे, हाँ, है ना। और जेई के जिन बच्चों को मैंने इनको पढ़ाया, इनको मैंने पीसी आईओसी दोनों पढ़ाया है ना। हाँ, फिजिकल भी पढ़ाया, आईओसी भी पढ़ाया। पर ठीक है, वो तो वही बात हो गई ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात। मैं नहीं करना चाहता ये सब, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा है। इसका मतलब क्या है सर, इससे आप क्या बताना चाहते हो सर? इससे मैं ये बताना चाहता हूं, और मैं आपको एक बात और बता देता हूं सर, 21, 31 और 19 और एआईआर 1 में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 10-12 नंबर का फर्क होता, 12-15 नंबर का फर्क होता है। जैसे इसके जो 21 आए थे, रोहित नाम था इस लड़के का, है ना, ये सीकर की बात है। तो इसके और जो टॉपर था उस साल जेई एडवांस का, उसके करीब करीब 18 या 19 नंबर का फर्क था बस। मतलब इनमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं एक्चुअली में, है ना। आप इनमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, आप ऐसा मत समझना। आप एआईआर 100 तक सब एक जैसे होते हैं, एक बराबर होते हैं भाई। खैर वापस आते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं सर। दूसरा एग्जांपल पे अगर अपन चले जाएं, दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं शुगर का, चीनी का, C12H22O11। चलो जल्दी से इसके बारे में बता दो, जल्दी से इसके बारे में बता दो, है ना। हाँ, जल्दी से इसके बारे में बता दो, बताइए इसके बारे में बता दीजिए, फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। फिर अपन अगले पेज पे चलते हैं। मोल कॉन्सेप्ट शुरू हो गया भाई, मतलब मोल निकालना हमने शुरू कर देना है आज से। आज चौथा लेक्चर है, आज मोल निकालना सीखेंगे। अगले लेक्चर में अपन मोल से रिलेटेड और बातें सीखेंगे, स्टोइकोमेट्री चालू हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट चालू हो जाएगा।
चलिए कितना कितना हो जाएगा सर? तो आप बोलेंगे सर इसका एक अणु का द्रव्यमान होता है 342 यू। 342 यू। एक मोल का कितना द्रव्यमान हो जाएगा? आप बोलोगे एक मोल का द्रव्यमान हो जाएगा 342 ग्राम। और आरएमएम इसका कितना हो जाएगा? मात्र 342, मतलब बिना किसी यूनिट के 360 नहीं होता। अबे इसका डबल नहीं होता है ये। इसका डबल कैसे होता है? देखो कार्बन डबल हो गया, हाइड्रोजन डबल हो गया, लेकिन ऑक्सीजन डबल करते तो 12 आता, बट 12 नहीं है। कितना है? 11 ही है ना? हाँ चलिए कॉपी कर लिया, जल्दी से एक बार सीक्वल कर दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे अपन और धमाकेदार अब चीजें देखने वाले हैं। हमें ये सारी बातें सीख ली है, हमने ये सारी बातें सीख ली है। अब हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हम मोल कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, है ना? एक सवाल दूं क्या? एक सवाल दूं जो तुमने आज तक कभी सीखा नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा, कभी पहचाना नहीं होगा। एक सवाल करें क्या जो तुमने आज तक कभी सीखा नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा, कभी पहचाना नहीं होगा। मतलब ठीक है रटा होगा उन चीजों को, बट कहां से आया कैसे आया उसको सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट ज्यादा है ना? तुम याद रखना, तुम एग्जाम में तभी बहुत अच्छा कर पाओगे जब तुम्हें सब्जेक्ट के पीछे की कहानियां पता होंगी। तो आइए देखते हैं। मैंने बोला कि एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता भाई? एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताते चलिए, जल्दी से बताते चलिए। एक कार्बन, सर एक एसएम स्कैम फेंक दो। फेंकूंगा अभी, रुक जाओ भाई। एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता है बताइए? पहला सवाल आपसे यह है एक कार्बन परमाणु का भार कितना होता है, और दूसरा सवाल यह है एक मोल कार्बन परमाणु का भार कितना होगा? चलिए बताइए एक कार्बन परमाणु का भार कितना? बिना यूनिट के अगर तुमने लिखा तो सब बेड़ा गर्क है भाई। अगर तुमने सिर्फ 12 लिखा है तो बिना यूनिट के लिखा है, और बिना यूनिट के, है ना, बिना यूनिट के मतलब सब बेड़ा गर्क है। एक कार्बन परमाणु का भार होता है 12 यू। एक मोल कार्बन परमाणु का भार होता है 12 ग्राम। यूनिट बदलती है बस, एक मोल का मतलब समझ गया ना, जीएमएम या जीएम निकालना है। मेरा सवाल आपसे यह है कि एक मोल कार्बन में कितने कार्बन परमाणु होंगे? कितने कार्बन परमाणु होंगे बताइए। और यहां से जन्म होता है एवोगाद्रो संख्या का, यहां से जन्म होता है एवोगाद्रो संख्या का, जिसको रटा तुमने आज तक कई बार होगा, पर कैसे आया ये शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा। बताइए एक मोल कार्बन में कितने परमाणु होंगे, ये कैसे पता लगाएंगे? तो आपने बोला सर ई हमारे पास है, एक समझना मेरी बात, ई हमारे पास है एक मोल कार्बन। ये हमारे पास क्या है सर? एक मोल कार्बन, यानी कि 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन का पूरा सैंपल है। कैसे बना होगा? आप बोलोगे सर ये बना होगा छोटे छोटे कार्बन परमाणु से। किससे बना होगा? ये बना होगा सर छोटे छोटे कार्बन के परमाणु से। जैसे मान लो ये छोटा छोटा कार्बन परमाणु है, तो ये छोटे छोटे ऐसे कार्बन परमाणु से बना होगा, हाँ है ना? ऐसे छोटे छोटे कार्बन परमाणुओं से बना होगा। और इसमें से एक कार्बन परमाणु का भार, एक परमाणु का भार जो है वो कितना है सर? 12 यू है। तो आप मेरे को बस लॉजिक बताओ कि कैसे पता करोगे कि एक मोल में कितने कार्बन होंगे, कैसे पता करोगे एक मोल में कितने कार्बन होंगे? पहला जवाब यह होगा कि सर देखो यहां पर इकाई है 12, यहां पर इकाई है यू, हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते, बट मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या ये बराबर किसके हो जाएगी? तो ये बराबर हो जाएगी 12 ग्राम बटे एक कार्बन परमाणु का भार। क्या मेरी ये बात सही है बताओ? टोटल सैंपल साइज जो है, टोटल सैंपल साइज जो है वो कितना है? 12 ग्राम है। टोटल सैंपल साइज जो है 12 ग्राम है। ये हमने कहां से सीखा सर? ये नियम है,
ये नियम है, ये हमें पता है, साइंटिस्टों ने बता के दिया कि भाई कभी भी तुम्हें 1 मोल का भार अगर निकालना है, कभी भी तुम्हें 1 मोल का भार निकालना है तो तुम्हें यूनिट हटा करके जी लगा देना पड़ेगा, अपने आप 1 मोल का भार निकल जाएगा। अब तुम ऐसे समझो, तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, समझो दूसरे तरीके से इसको समझाते हैं। मैंने आपको बोला कि आपके पास 100 केजी लड्डू है, सुनना 100 केजी लड्डू है, कितने 100 केजी लड्डू है। दूसरा बात मैंने बताया कि भाई एक लड्डू है ना, एक लड्डू का भार जो है ये है 25 ग्राम। तो कितने लड्डू होंगे कैसे निकालोगे बताइए, कितने लड्डू होंगे कैसे निकालोगे बताइए। पहले इस पे आते हैं फिर इस पे आएंगे। ये आसान सवाल है, लड्डू तुम्हें समझ में आता है पर तुम्हें कार्बन समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम कार्बन को लड्डू के नजर से नहीं देखते हो, है ना, कई बार यही होता है, तुम कार्बन को लड्डू के नजर से नहीं देखते हो। बताना क्या क्या करेंगे, कैसे निकालोगे भाई, बताना कितने कार्बन होंगे। ये समझ गए, यही काम यहां करेंगे, सिंपल है। बताइए कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो बोलो, कैसे निकालेंगे, बोलो यार, बोलो कैसे निकालेंगे। अबे हाँ 100 बड़े 25, वाजी वाजी वाजी। एक बच्चा कह रहा सर 100 को 25 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4। तो मैं बोलूं पहले अपने मुंह पे मारो तमाचा जोर का, है ना, मारो तमाचा जोर का, क्योंकि अबे घोंचू, है ना, हाँ, ये है किलोग्राम, ये है ग्राम, अंतर है कोनो, यूनिट सेम होगी तभी तो डिवाइड करेंगे, यूनिट सेम होगी तभी तो डिवाइड करेंगे ना भाई। तो आपने क्या बोला सर इसकी यूनिट सेम करनी पड़ेगी, ये गलत आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, ऊपर है 100 केजी, केजी को 1000 का मल्टीप्लाई करके कर दिया ग्राम में कन्वर्ट। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 ग्राम से, ये भी ग्राम है ये भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट गया, ये कितना बचा सर, ये आया 400 लड्डू। कितने लड्डू चढ़ेंगे, 400 लड्डू। वापस आ जाते हैं सर, पूरा 1 मोल, 1 मोल का मतलब है बहुत सारा कार्बन है, संभाल लेते हैं, बहुत सारे कार्बन का भार है 12 ग्राम, बहुत सारे लड्डू का भार है 100 केजी, बहुत सारे कार्बन का भार है 12 ग्राम। एक कार्बन का भार है, एक लड्डू का भार 25 ग्राम था, एक कार्बन का भार है 12 यू। तो हम कितने कार्बन है कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे कितने कार्बन है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने कार्बन है निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, हमें कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है या कितने लड्डू थे क्या किया आपने, बोला कुल भार जो कि 1 मोल का भार था बटे 1 लड्डू यानी 1 परमाणु का भार। यहां तक बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। बताइए, एकदम बेसिक से बताया है, एकदम बेसिक से, ये जो लड्डू वाला एग्जाम्पल इस्तेमाल किया है बस। लड्डू सर 4000 होगा, मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 100 केजी, अबे अच्छा 1 जीरो, ओहो ये वाला जीरो मेरे को दिखा नहीं भाई, है ना, हाँ ये वाला जीरो थोड़ा ओ टाइप से उधर चला गया था, 4000 कर लेते हैं, ठीक है। आप खुश, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, हाँ सर 4000 लड्डू होंगे। हाँ मैंने 400 इसलिए लिखा क्योंकि मैं अपने स्कूल वालों को याद कर रहा था, वो इतने ही लड्डू मंगाया करते होंगे। सर आंसर गलत है, सबको समझ में आ रहा है, लेकिन तुमको ये नहीं समझ में आ रहा। वाह बेटा, इससे क्या सीखे, इससे ये सीखे कि दुनिया, तुम लाख अच्छा काम कर लो, दुनिया तुम्हारी गलती सबसे पहले देखेगी, दुनिया तुम्हारी गलती सबसे पहले देखेगी। अब चलते हैं अगले पेज पे। आप बोलोगे सर समस्या क्या है ना, समस्या क्या है सर, तो समस्या ये है कि सर ऊपर है 12 ग्राम और नीचे है 12 यू, यू का क्या करेंगे, यू का क्या करें सर, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैंने आपको जब एएमयू और यू के बारे में पढ़ा रहा था तो ये बात बताई थी कि 1 यू जो है वो किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम के बराबर होता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे 1 मोल कार्बन का भार यानी कि 12 ग्राम। और इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे सर, इसको अपन डिवाइड करेंगे 12 यू से, 12 इंटू 1 यू लिख सकता हूं मैं, 12 यू को क्या लिख सकता हूं, इसको 12 यू को अपन 12 इंटू 1 यू लिख सकते हैं, और 1 यू को अपन कन्वर्ट कर देंगे सर, 1 यू को इससे मल्टीप्लाई कर बदल देंगे इससे। तो आप बोलोगे ये हुआ 12 ग्राम बटे 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -24
ग्राम। अब आप बोलोगे ग्राम से ग्राम कट गया, 12 से 12 कट गया, ये मान कितना आ गया सर 1/1.67 इंटू 10 की घात -24। और यही मान आगे चल के कितना आता है सर, अप्रोक्सीमेटली आता है 6.022 इंटू 10 की घात 23, 10 की घात 23 आता है। और यही से जन्म हुआ, इसको अपन ने क्या बोला, एवोगाद्रोज नंबर। किसका नंबर है ये, एवोगाद्रो चचा का नंबर है। तो आप सभी को बधाई हो, एवोगाद्रो नंबर हुआ है, यहीं से जन्म हुआ एवोगाद्रो नंबर। और यहां से हमने बोलना चालू कर दिया कि एक मोल का मतलब है किसी भी इस दुनिया जहान की किसी भी सब्सटेंस का इतना माल उठा लो, वो एक मोल कहलाएगा। सर मैसेज देखो, मैसेज कहां देखूं भाई? एक दीदी कह रही सर आप हमारा मैसेज नहीं देखते। अरे दीदी हम मैसेज देखने नहीं आए, पढ़ाने आए हैं। सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, फिर से बता दीजिए। ये तो वही सब सवाल होगा जो अभी कर रहे थे अपन। अबे लड्डू बताने के बाद भी रिपीट मांग रहे हो। जो लोग लड्डू बताने के बाद रिपीट मांग रहे हैं उसको सीधा सीधा एक बात ये बता देता हूं कि 1 मोल कार्बन 12 में है ना 6.022 इंटू 10 की घात 23 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, ज्यादा लोड लेने का नहीं। कुछ गणित वाली चीजें होती हैं, है ना, कुछ गणित वाली चीजें होती हैं, है ना। हाँ, कई बार नहीं समझ में आता गणित की चीजें हमें बहुत अच्छे तरीके से, तो इस पे ज्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ, कई बारी गणित वाली चीजों पे बहुत ज्यादा लोड आपको लेना भी नहीं चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, है ना। हाँ, चलिए एक बार फिर से मैं समझा देता हूं वापस से तेजी से। आपने क्या देखा सर, एक कार्बन परमाणु का भार है 12U। 12U बहुत छोटा द्रव। अबे तुम सोचो एक कार्बन परमाणु कितना छोटा है तो उसका द्रव्यमान कितना छोटा होगा, लेकिन 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम होते हैं सर। 12 ग्राम बहुत बड़ा नंबर है। तो कितने कार्बन एटम होंगे? तो आपने बोला सर कितने कार्बन एटम होंगे, इसका आंसर क्या करोगे, 12 ग्राम को अपन 12U से डिवाइड कर देंगे। दिक्कत यहां यूनिट की फंस रही है। कैसे? इसकी यूनिट ग्राम है, इसकी यूनिट यू है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1U, 1U जो है इतने ग्राम के बराबर होता है। और इसका हम बार बार प्रयोग करेंगे आज की क्लास में, बहुत बार प्रयोग करने वाले हैं आज की क्लास में, बहुत बार प्रयोग करने वाले हैं। तो हमने 12 ग्राम को 12U से डिवाइड किया। U की जगह हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम रख दिया। ग्राम से ग्राम कट गया, 12 से 12 कट गया, ये बचा 1/1.67 इंटू 10 की घात -24। -24 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10 की घात 23। 10 को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 6.022 आता है। और यहां से जन्म हुआ एवोगाड्रो नंबर का। एक बार आप सभी लोग अपने आप को बधाई देते, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एवोगाड्रो नंबर हुआ है, एवोगाड्रो नंबर हुआ है सर। कॉपी कर लिया, सीके लिखिए, अगले पेज पे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड सवाल करते हैं। पहले सवाल और फिर आपको मोल के दलदल में झोंकूंगा और फिर वहां से तैर के बाहर निकलना सिखाऊंगा, है ना। पहले दलदल में फेंकूंगा, फिर तैर के बाहर निकलना सिखाऊंगा। चलिए जल्दी से एक बार कॉपी करके सीके लिख दीजिए। हाँ, बहुत, मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूं, बहुत भारी बात बताई है। तुमने आज तक बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा, कुछ जगहों पे बात तुमने पढ़ी होगी, बहुत कम जगहों पे बात बताई जाती है, क्योंकि इसको बताने के लिए पहले खुद पे रिस्क लेना पड़ता है कि मैं समझा ही दूंगा, है ना। हाँ, और 100% बच्चों को समझ भी नहीं आता। इसी के लास्ट में मैंने ये बात लिख दी कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप घर जाके इत्मीनान से देखिएगा। सर आप जापान हो हमारे विदाउट फॉस्फोरस। अरे वाह, ये आजकल खूब चल रहा है ना कि सर आप हमारे जापान हो। अच्छा, विदाउट फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का क्या मतलब है भाई? ओहो, फॉस्फोरस का सिंबल हो गया P। अच्छा, आप हमारे जान हो। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वाह, ये वाला मैं मैम पे भी यूज करूंगा, है ना। हाँ, मैम भी केमिस्ट्री की ही अध्यापिका है, तो उन पे यूज करके देखूंगा काम करता है क्या। चलिए आगे चलते सर, इसके बाद अगले पेज पे। अब मैं आपको सवाल फेंकने जा रहा हूं, सवाल के दलदल में झोंकने जा रहा हूं, संभाल लीजिएगा। सर हमें एवोगाड्रो नंबर को याद करना है क्या? अरे इतनी बार, है ना, इतनी बार यूज करेंगे कि
ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, बढ़िया बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर वैसे तो आज बहुत सारे कर रखे हैं, तो अपन इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसको मान लेते हैं, ये भी एक सवाल ही था, ये भी एक सवाल था। क्वेश्चन नंबर 1 था ये आज की क्लास का। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, आराम आराम से ईमानदारी से करते जाना है। सबसे पहले है ना कौन सा परमाणु ले, अपने मर्जी का कोई परमाणु बता दो। फास्फोरस, सल्फर ले लेते हैं। सल्फर परमाणु के लिए, सल्फर परमाणु के लिए ज्ञात करें, क्या करना भाई, सल्फर परमाणु के लिए ज्ञात करना है आपको। सबसे पहला एक परमाणु का भार, दूसरा निकालते चलिए भाई साहब 10 परमाणु का भार, तीसरा आर एम, एटम है ना, तो RAM, चौथा 100 परमाणु का भार। इकाई कौन सी में, इकाई जो लेनी है वो ग्राम लेनी है सर, ग्राम में निकालना है 100 परमाणुओं का भार। और आखिरी में चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर आपको निकालना है 2 ग्राम परमाणु का भार, या ऐसा करो 2 मत करो अभी, 1 ग्राम परमाणु करो, 1 ग्राम परमाणु का भार। चलिए भैया चलिए, एकदम गोली की रफ्तार से कीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बताइए सर, मेरे यहां नेटवर्क नहीं। और मैं आप सभी लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं, है ना, कि क्या कहते हैं, कल हमारी क्लास जो है वो रेगुलर टाइम पे नहीं होगी। कल हमारी क्लास शाम में होगी। कब होगी सर? कल हमारी क्लास शाम में होगी सर, है ना, हाँ शाम में होगी। क्योंकि मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनका पिछले मतलब 12 दिन पहले आकस्मिक रूप से कैंसर के कारण देहांत हो गया था, है ना, हाँ। तो उनके यहाँ, हमारे यहाँ तेरवी कहते हैं, इधर गुड़गांव हरियाणा के साइड में उसको पगड़ी रस्म या रस्म पगड़ी कहते हैं, उसमें मुझे जाना है। और वो जगह जो है वो लगभग यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है, तो 3 घंटे ड्राइव करके जाऊंगा, वापस आऊंगा। तो शाम के समय हम क्लास रखेंगे। मैं आपको अपडेट कर दूंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनल पर लगभग आप मानिए क्लास का टाइम 7 बजे के आसपास होगा, 7 या 7:30 मान के चलिए, है ना, क्योंकि उसमें जाना है तो यार दोपहर के 2-3 तो वहां बज ही जाएंगे। अगर मैं 3 बजे भी वहां से चलूं तो मैं 6 बजे यहाँ पहुंचूंगा, है ना, 6 बजे यहाँ वापस पहुंचूंगा। तो फिर आप आधा 1 घंटा और लगा लीजिए, ठीक है, आधा 1 घंटा और लगा लीजिए। शाम के 7 या 7:30 बजे अपन क्लास रखेंगे, है ना, हाँ अपनी क्लास शाम में होगी, कल सुबह नहीं हो पाएगी, कारण मैंने आपको बता दिया, है ना, हाँ। चलिए, अगर अपन बात करें सर एक परमाणु का भार कितना हो जाता है, तो आप बोलेंगे सर एक परमाणु का भार उसका AM एटॉमिक मास होगा। पीछे पलट के देख सकते हो, तुमको एटॉमिक भार देखने के लिए कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि तुम इतनी बार एटॉमिक भार लिख लोगे ना देख देख के कि तुम्हारे दिमाग में अपने आप याद हो जाएगा। तो अपन ने क्या बोला सर, एक परमाणु का भार जो है वो कितना हो जाएगा, 32U। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 32U। अगर एक परमाणु का भार 32U है तो 10 परमाणु का भार कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10 परमाणु का भार हो जाएगा 32 × 10 यानी कि 320U। मैच कर रहा है, जल्दी से बताते जाइए, मैच कर रहा है आप सभी लोगों का, बताते चलिए सर। फिर उसके बाद अगर अपन RAM की बात करें, रिलेटिव एटॉमिक मास, किसकी बात करें सर, RAM यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें, यानी कि आपेक्षिक द्रव्यमान की बात करें, तो आप बोलोगे ये एक परमाणु का भार होता है, ये एक परमाणु का ही भार होता है, लेकिन U की जगह अपन यूनिट हटा देते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर, 32। कितने लोगों का मैच कर रहा है? फिर अगर अपन आगे चले, 100 परमाणु का भार, उसका इकाई ग्राम में हमें बताना। ये अच्छा सवाल है, इस सवाल के आगे मैं दिल लगाता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको सोचना पड़ेगा। जिनकी दिमाग की बत्ती जली हुई है उनको तो ये बड़ा, मतलब उनके लिए भी ये सिंपल नहीं है, और जिनका बल्ब फ्यूज है भाई साहब, उनको तो 3 दिन में भी समझाना मुश्किल है।
अब आप बोलोगे सर 100 परमाणु का भार ग्राम में कैसे निकालेंगे, तो आप बोलो ग्राम में मत निकालो। सबसे पहला स्टेप क्या है, कभी भी कोई भी सवाल दिया हो, कुछ भी करना हो, तोड़ तोड़ के करते, सीधा आंसर नहीं मारते हैं, इतना इतना भी तुम का विद्वान नहीं हो। तो आप बोलोगे सर सबसे पहला काम है हमें 100 परमाणु का भार निकालो। आप बोलोगे 100 परमाणु का भार कितना हो जाएगा सर, 100 परमाणु का भार जो है वो हो जाएगा 32 इंटू 100, है ना। और ये कितना आ गया सर, आप बोलोगे ये आ गया 3200। ये कितना आ गया सर, 3200 यू। अब हमें आंसर यू में देना ही नहीं है, हमें आंसर ग्राम में देना है। और खोपचे में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, खोपचे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या एक यू जो है वो किसके बराबर होता है, एक यू जो है वो किसके बराबर होता है, 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम के बराबर, है ना। यही है ना एक यू का। क्यों इतना छोटा, पे तुम सोचो ये बहुत छोटा है सर, क्यों छोटा है, क्योंकि यू जो है वो कार्बन का एक परमाणु का भी 12वें हिस्से का द्रव्यमान है। एक परमाणु कार्बन बहुत 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 छोटा होता है भाई। तो आप बोलोगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर, इसका उत्तर हो जाएगा 3200 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या किया। ये बात कितने लोगों को चमकी, एक बार बता दीजिए। ये वाली बात मैं पोल करा लेता हूं यस और नो का। ये वाली बात कितने लोगों को चमकी है, बढ़िया बात है भाई, है ना। ये मतलब ये वो वाली बात है जो टॉपर्स लोगों को समझ में आती है आसानी से। शुभम सैन साहब पूछ रहे हैं मोनिका आप कहां से हो। मोनिका आपके नाना के घर से हैं, है ना, आपकी ममेरी बहन लगेंगी। एक बार अपनी दीदी को प्रणाम कीजिए, हाँ, और अगली बार रक्षाबंधन आ रहा है, उसमें कुछ तोहफा जरूर दीजिएगा मोनिका को। हाँ मोनिका आप कहां से हो, मैं भी वहां से 300 किलोमीटर ही दूर हूं। अबे 300 किलोमीटर तुम अपनी जिंदगी में आज तक ट्रैवल नहीं किए हो, है, और 300 किलोमीटर को बस ऐसे दिखा रहे हो, है ना। हाँ मेरे पास साइकिल है गियर वाली, 5वें गियर में अगर चलाऊंगा तो 6 दिन में तो पहुंच ही जाऊंगा। चले देख लेते हैं यार, यस और नो का पोल आ जाएगा। थम्स अप का मतलब ऐसे देख लेते हैं। 95% लोगों को समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, बाकी के 5% लोगों के लिए फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। इस सवाल में है 100 परमाणु। अबे एक परमाणु का भार अगर 32 यू है तो 100 परमाणु का भार 3200 यू हो जाएगा। पहले यू में निकालेंगे। कभी भी अगर ये दिया है ग्राम में निकालना तो आप डायरेक्टली ग्राम में, ऐसा मत है कि यूनिट ग्राम बदल देना। अबे यूनिट में ग्राम बदलने का मतलब है तुमने मोल निकाल दिया, 100 मोल का मास निकाल दिया। तो अपन ने क्या बोला सर, इसका भार कितना हो जाएगा, 100 परमाणु का भार अपन ने किस में निकाला, सबसे पहले अपन ने निकाला इसको किस में, यू में। यू को फिर अपन ने ग्राम में बदला, और यू को ग्राम में बदलने का ये सूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईली इंपोर्टेड कह लो। कहां से इंपोर्ट किया है सर, तो इसको अपन ने इंपोर्ट किया है कौन से देश से बताओ, तो तंजानिया से इंपोर्ट किया है इसको। फिर आगे चलते हैं, 1 ग्राम परमाणु का भार। आप बोलोगे सर 1 ग्राम परमाणु का भार मतलब ये हमसे 1 मोल का भार पूछ रहा है, यानी कि ये हमसे गाम पूछ रहा है। गाम कितना हो जाएगा सर, आप बोलेंगे 32 लिखो और आगे जी लगा दो, 32 लिखो और आगे जी लगा दो। आगे बढ़े, कितने लोगों का सारा मैच हो गया, जल्दी से दिल बना दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से दिल बना दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ 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 बताओ। बताइए। क्या हमारी बतिया आपके कलेजे में जा रही है। सर नाम नहीं ले रहे हो मेरा, नाम लेने के लगेंगे 25 रुपए पेटीएम करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद अगले सवाल पे, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि क्या ले ले यार, कोई अणु ले लेते हैं बढ़िया सा। कौन सा अणु ले ले बताओ, तुम्हारा कोई फेवरेट अणु है, आपका कोई फेवरेट अणु है। इनऑर्गेनिक का एक अणु ले लेते हैं, बहन जी ले लेते हैं। बहन जी ले लिया हमने, है ना। बहन जी का अपन ने क्या किया, बहन जी के लिए ज्ञात करें। सबसे पहला एक अणु का भार। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करके, पूरा लिखना नहीं अभी, है ना। इसको मैंने देखो पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा। क्यों पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, कि अबे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अभी तुम्हें मल्टीप्लीकेशन नहीं सिखा रहा, है ना। फिर अपन दूसरे नंबर पे चलते हैं। फिर अपन ने बोला कि एक बहन जी के बाद अपन 20 बहन जी का भार, 20 अणु का भार देखेंगे। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अपन करेंगे 200 अणु का भार, लेकिन इसकी यूनिट जो है ग्राम में निकालनी।
किस में निकालनी है सर? ग्राम में आपको निकालनी है। फिर अपन देखेंगे आर यम यम, फिर अपन देखेंगे 2 ग्राम अणु का भार। चलिए जी, सभी लोग एक बार बताएंगे। तो आप बोलेंगे ये क्या है सर? ये बेंजीन है। बेंजीन की बात करें तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 6 12 छक्के प्लस 6 एकम 6, 12 छक्के 72, 6 एकम 6, टोटल जोड़ा आया 78। इसका मतलब एक अणु का भार जो है यूनिट के हिसाब से करते जाएंगे, एक अणु का भार यूनिट के हिसाब से करते जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? आपने बोला 78 यू। 20 अणु का भार निकालना है तो आपने बोला 78 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, कितना आ गया सर? तो 77 इंटू 2 करेंगे तो 154 आ जाएगा जी। उसमें से 77 और 2 जोड़ देंगे 156 यू आ जाएगा जी। 101 मतलब इतना इतना यू आ जाएगा जी। 1560 यू। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है क्या? फिर हमें 200 का भार निकालना है लेकिन ग्राम में, कभी भी डायरेक्ट ग्राम में जाने का नहीं। अणु अगर दिया है, अणु अगर दिया है तो डायरेक्ट ग्राम में जाने का नहीं। तो हम क्या करेंगे सर? हम क्या करेंगे, पहले 200 अणु का भार निकालेंगे यू में। तो आप बोलोगे एक अणु का भार 78 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200 से तो ये कितना आ जाएगा सर? 15600, 15600 यू। 15600 यू को हम अगर ग्राम में बदलेंगे तो इसको ग्राम में बदलने के लिए हम लिखेंगे 15600 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम। ये मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा ग्राम में। ये है हमारा आंसर। क्या मेरी बात आप सभी लोगों के कलेजे तक गई है? तो बता दीजिए, है ना? आप चाहें तो इसमें से 2 जीरो उड़ा के इसको 10 की घात -22 भी लिख सकते हैं। छोटा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, पूरा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। आरएमएम की बात करें तो आरएमएम इसका सिर्फ 78 हो जाएगा, कोनो यूनिट नहीं। और 2 ग्राम अणु का भार, आप 2 ग्राम अणु का भार बोलिए। आप बोलो कि 1 ग्राम अणु का भार, 1 ग्राम अणु का भार कितना होता है? आप बोलोगे सर 1 ग्राम अणु का भार जो है वो हो जाएगा 78 इंटू यूनिट जी कर दिया। तो 2 ग्राम अणु का भार कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 इंटू 78 यूनिट जी में रखना पड़ेगा। तो 78 2 जा कितना? 156। ये हो गया 156 जी। कितने लोगों का मैच कर गया? एक बार जल्दी से बता दीजिए। क्या आपको अब बातें चमक रही है? बताइए बताइए बताइए। एक बार पोल कर लेते हैं कि आपको बातें चमक रही हैं। जब तक आप पोल कर रहे हो तब तक मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूं। सर पर डे कितने आवर्स पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए? मेरे फिजिक्स बहुत वीक है, मेरा रीनीट में 473 आ रहे हैं, प्लीज सजेस्ट कीजिए। अगर आप मेरे से ईमानदारी वाली बात पूछते हैं तो मैं एक सीधा और स्पष्ट जवाब देता हूं हर बच्चों को कि कितना पढ़ना है इसका कोई उत्तर नहीं होता। कितना पढ़ना है उसका कोई उत्तर नहीं होता। हाँ, उतना पढ़ना है आपको जिसमें आपने सारे लेक्चर देख लिए हो, सारे होमवर्क कर लिए हो, जो सवाल आपको दिए गए हो प्रैक्टिस के लिए वो कर लिया हो और रिवीजन कर लिया हो। ये 4 चीजें करने में अगर तुम्हें क्लास के बाद 2 घंटे लग रहे हैं सबको करने में, 2 घंटा सफिशिएंट है। अगर 6 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटा सफिशिएंट है। अगर 18 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे की क्लास के बाद 18 घंटे लग रहे हैं तो 18 घंटे भी सब लगाने पड़ेंगे। सीधी सीधी बात है। तुम क्लास कर लो, क्लास के अलावा कितना पढ़ना ये बता रहा हूं मैं। समझ में आ गई बात? है ना? हाँ सर, F बराबर M है। सर मैम का नाम क्या है? मैम का नाम क्या है? सर मेरे चेचक हो गया है, क्या करे यार? फिर उसमें तो यार वैसे तो आजकल दवाइयां ले लेते हैं, है ना? पहले तो आप अपने घर वालों से बच के रहिए, घर वालों को ना फैलाइए चेचक, है ना? हाँ। और बाकी धीरे समय लगेगा, जितना समय लगता है तब तक ठीक होइए। बाकी लेक्चर्स देखते रहो फोन लेकर के, लेक्चर देखने में तो कोई वो नहीं है। अब हम आ जाते हैं भाई साहब, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। लिखिए अपनी कॉपी पे मूल कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने मोल की बात नहीं की थी, अभी तक हमने मोल की बात नहीं की थी, अभी तक हमने मोल की बात नहीं की थी। पहला सवाल आता है, मोल क्या है सर? मोल क्या है? मोल क्या है और मोल का मोल क्या है? क्या होता है मोल? क्या होता है? इसकी बात करते हैं। तो याद रखिएगा, मोल है ना, मोल जो है वो किसी भी पदार्थ को नापने का एक पैमाना है। मोल क्या है सर? पदार्थ की मात्रा को
नापने का पैमाना है। क्या है? पैमाना है सर। किसी भी पदार्थ के मात्रा को नापने का पैमाना है। बहुत सारे ऐसे पैमाने होते हैं, है ना। और ये पैमाना लिंक किससे है सर? तो आप बोलेंगे इस पैमाने का लिंक है ना, इस पैमाने का लिंक जो है, इस पैमाने का लिंक जो है, लिंक जो है वो संख्या से है। किससे है? संख्या से लिंक है डायरेक्टली। इसका लिंक किससे? संख्या से। संख्या से लिंक कुछ पैमानों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, कुछ अन्य उदाहरण है ना। संख्या से लिंक पैमाने, इससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी। संख्या से लिंक मतलब जुड़े हुए अन्य पैमाने। पहले अन्य पैमाने देख लो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहला दर्जन। दर्जन का मतलब क्या होता है भैया बताओ? आधा दर्जन रन मार दिया है ना। 2 दर्जन रन मार दिया है इस ओवर में, ठीक है। 2 दर्जन केला लेके आओ जी, 5 दर्जन केला लेके आओ जी। दर्जन का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे सर दर्जन का मतलब है 12। किसी भी चीज के 12 की संख्या ले लो, है ना, किसी भी चीज का 12 पीस ले लो, वो दर्जन कहलाता है। इससे कितने लोग सहमत है बताइएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बड़े सिंपल तरीके से मोल समझाऊंगा, एकदम मक्खन हो जाएगा। 12 दर्जन के बाद और कोई ऐसा उदाहरण जो आप जानते हो? जैसे अगर मैं सालों की बात करूं, है ना, विराट कोहली साहब भी आ चुके हैं पढ़ने के लिए। वाह जी वाह, विराट कोहली साहब का स्वागत है हमारी इस प्यारी सी कक्षा में। दर्जन के बाद अगर मैं बात करूं तो अगला अपन ले लेते हैं दशक। दशक का मतलब क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे 10 वर्षों का एक, है ना, 10 वर्षों का समूह, इसको अपन दशक कहते हैं। फिर शतक होता है। शतक क्या होता है सर? कभी भी अगर आपको बोला कि भैया सैकड़ा, शतक कह लो या सैकड़ा कह लो, दिया कैसे है जी? सैकड़ा का 200। ये सैकड़ा का 200 तो नहीं लेते हैं, है ना। आजकल 50-60 रुपए सैकड़ा मिलता है हमारे इधर, तो 50 रुपए सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। अरे हाँ है ना, बोलो 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 बोलो। हाँ, दशक, है ना, सेंचुरी कहते हैं इसको, सेंचुरी कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है? सैकड़ा कह लो, सेंचुरी कह लो, इसका क्या मतलब होता है? 100। ये सभी के सभी, ये सभी के सभी पैमाने हैं। कैसे पैमाने? जो संख्या से लिंक है, जो संख्या से लिंक्ड पैमाने हैं। यानी कि अगर मैंने आपको कभी बोला, यानी कि अगर मैंने आपको कभी बोला कि 2 दर्जन गधे, 2 दर्जन गधे, इसका मतलब कितने गधे बताइए? कल से शाम को होगी क्लास, कल से शाम को नहीं होगी, सिर्फ कल की क्लास शाम को होगी, सिर्फ कल की क्लास शाम को होगी। हाँ, सिर्फ कल की क्लास शाम में होगी। सर व्हाट्सएप से कैसे जुड़े? मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में एक क्यूआर कोड दे रखा है ना। ये व्हाट्सएप का क्यूआर कोड है। देखो व्हाट्सएप चैनल लिख रखा है। इससे जुड़ने के लिए जो पहला लेक्चर है मेरा, वो यूट्यूब पर है। आप यूट्यूब पर जाइए, किसी भी फोन में यूट्यूब पर वो लेक्चर चला दीजिए, किसी भी फोन में, और अपने फोन से उसको स्कैन कर लीजिए। किसी और के फोन से चलाओगे तभी स्कैन होगा, है ना, अपने फोन से चलाओगे तो नहीं होगा। कितने गधे भैया? वाह देखो, सारे के सारे गधे सही आंसर दे रहे हैं। गजब, गधों को मैंने बना दिया घोड़ा। आंसर आ गया 24 मेरे भाई, है ना। ठीक है सर। फिर मैंने बोला कि यार, है ना, फिर मैंने बोला कि यार 2 दशक से नीट का पेपर दे रहा हूं। इससे क्या समझोगे आप? बताइए। 2 दशक से मतलब कितने सालों से? हाँ, कितने सालों से? तो आप बोलोगे हाँ, कितने सालों से? 2 दशक का मतलब आप बोलोगे 20 सालों से। ओ भाई साहब, 20 साल से नीट का पेपर दे रहा है। इसका मतलब कुछ पैमाने ऐसे होते हैं जो शब्द से संख्या लिंक कर देते हैं, शब्द से संख्या लिंक कर देते हैं। अब हम चलते हैं, 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल किसके बराबर? अच्छा, इसको जल्दी से सीक्वल कर लो भाई, कॉपी करके सीक्वल कर लो। ये बात एकदम, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। हाँ, ये 20 सालों से नीट का पेपर दे रहा, दे नहीं रहा, देख रहा हूं, देख कर देते, देख रहा हूं,
20 सालों से नीट का पेपर देख रहा हूं, है ना सर? 20 साल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे 20 साल से मतलब जब मैं 20 साल का था तब से है। अबे ये तो समझने वाली बात है ना यार। 2 दशक का मतलब 20 साल होता तो अलग होता, बट 2 दशक का मतलब है कि 20 सालों से देख रहा है। हाँ सर, लिंक का क्या मतलब है? लिंक का मतलब लिंक जो है वो संख्या से, मतलब संख्या से जोड़ने वाले। ये किससे है? संख्या से जोड़ने वाले हैं। लिंक का मतलब कड़ी जोड़ना, है ना, एक दूसरे से जुड़ना इस लिंक। चलिए आगे चलते हैं। 20 सालों से, ओ भैया अरे काहे डरा रहे हो सर? अरे मजाक कर रहा हूं भाई, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम्हारा खाता में बस ये आखिरी साल है तैयारी का। हाँ है ना, हाँ। यहाँ तो तुम्हें मैं जीवन में इतना कॉन्फिडेंस दे दूंगा कि तुम्हारा नीट हो जाए तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो तुम आगे बढ़ोगी भाई, जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब एक मोल की परिभाषा करते हैं। एक मोल क्या है सर? एक मोल का मतलब होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है सर? किसी भी पदार्थ का, है ना, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, किसी भी पदार्थ की वह मात्रा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया पदार्थ की मात्रा के बारे में बताता है तो थोड़ा डेफिनेशन अच्छे से लिखेंगे। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 इंटू 10⁻23 कण उपस्थित हों। एक मोल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? एक मोल कहलाते हैं। फिर से रिपीट करूंगा आराम आराम से। इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं 1 मोल एयू, तो 1 मोल एयू से आप क्या समझेंगे? है ना, बताइए 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 बताइए। 1 मोल एयू से आप क्या समझेंगे? सर ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो बस फर्स्ट टाइम में सीधा कॉलेज। बताइए 1 मोल एयू, एयू मतलब गोल्ड होता है सर, है ना। 1 मोल एयू बताइए, तो 1 मोल एयू का मतलब आप समझेंगे कि 6.022 इंटू 10⁻23। अब जो मैं कह रहा हूं उसको थोड़ा सा आराम से सुनना। सर 1 मोल गोल्ड, 1 मोल सोना, वाह 1 मोल सोना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इतने के बाद यहां पे क्या लगाऊं? इतना एयू का कण, एयू का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहला सकता है। कण का मतलब क्या? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर इसमें कण का मतलब क्या है? तो कण या तो परमाणु हो सकता है, कण या तो अणु हो सकता है ना, कण या तो आयन हो सकता है। आज का मेरा दिन बड़ा हेक्टिक है। अभी जैसे आपकी क्लास खत्म करूंगा, आपकी क्लास खत्म करने के बाद मुझे नोएडा मतलब मेन ऑफिस जाना है, क्योंकि वहां पे कुछ बैचेस के लॉन्च है ना। एक तो जेई एडवांस के बच्चों के लिए, जो जेई एडवांस वाले बच्चे हैं उनके लिए पंकज सर ने मिलजुल के, हम लोगों ने मिलके एक सीरीज लाई है प्रश्न भेद के नाम से, जिसमें हम जेई एडवांस के सवाल उनको कराएंगे। उसका लॉन्च है तो उसमें जाना है। उसके बाद फिर अर्जुना जेई, जो अंग्रेजी वाला बैच है, अर्जुना जेई 3.0, उसका भी लॉन्च है, उसमें भी जाना है ना। तो मैं आज सोचो मेरा दिन कैसा है, आज आपकी क्लास लूंगा, आपकी क्लास लेके निकल जाऊंगा नोएडा, क्योंकि 2.5 घंटे लगते हैं नोएडा जाने में। 5 बजे से वहां एक लॉन्च होगा, 8 बजे से वहां दूसरा लॉन्च होगा, लगभग लगभग इन सबको करते करते 9, 9:30 या 10 बज जाएंगे। फिर 10 बजे वहां से निकलूंगा, 12 बजे यहाँ पहुंचूंगा, 12 बजे यहाँ पे सोऊंगा, मतलब 12 क्या 12:30 1 बज जाएंगे, सोऊंगा। सोने के बाद फिर सुबह उठूंगा 6-7 बजे, 7 बजे फिर ड्राइव करके जाऊंगा यहाँ से कैथल, है ना। वहां पे जो भी रस्म वगैरह है उसमें शिरकत लेकर के फिर वापस आ जाऊंगा 2-3 बजे, फिर 3 घंटे ड्राइव करके वापस। आई लव गोल्ड विदाउट ए, वाह ये वाला भी ट्राई करूंगा भाई। आई लव गोल्ड विदाउट ए, है ना, हाँ बहुत बढ़िया देवेंद्र जी। आई लव गोल्ड विदाउट ए,
क्या मेरी बात समझ में आ गई? सर मैंने तो एक साल में 2 बार नीट दिया है, तो उसको एक काउंट करूंगा, एक अटेम्प्ट काउंट करूंगा या 2 अटेम्प्ट? ये तो बहुत ही बेहतरीन सवाल आपने पूछ लिया है। ये तो इस सवाल ऑफ द सेंचुरी है। दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो आप, अबे यार ये तो तुम्हें बता रहे, क्या बोलेंगे यहाँ पे? गोल्ड का क्या लिखेंगे? इतना एयू, तो आप बोलोगे सर एयू एक तत्व है। तत्व के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो परमाणु होती है, तो आप लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एयू परमाणु, एयू का परमाणु। फिर मैंने बोला ए बाबू ए बाबू ए बाबू यहाँ आओ। अच्छा बताओ मेरे को, एक मोल CO2 में क्या समझोगे? एक मोल CO2 का मतलब क्या है इसके पास, है ना? सर आराम कर, अरे कोई बात नहीं, मैं भाई मेरा पहला और सबसे प्रायोरिटी का काम पढ़ाना है ना? सबसे ज्यादा मैं अपने जीवन के वो 2 घंटे एंजॉय करता हूँ जो आपके साथ बिताता हूँ। मतलब वैसे बहुत सारे लम्हे एंजॉय करता हूँ, बट इसको भी मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, बहुत करीब है मेरे, है ना? कह रहा कि यार विराट कोहली क्यों आ गया भाई एग्जाम देने? है ना? वो तो जितने का पानी पीता है उतने में 2 बार पेपर खरीद लेगा। अरे क्या यार, बताइए। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर इसका मतलब है यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ CO2 के क्या मिलेंगे? आप बोलोगे सर CO2 का सबसे छोटा इकाई क्या है? तो CO2 एक यौगिक है, यौगिक का छोटा इकाई जो है अणु होता है। तो आप बोलेंगे इतना CO2 के अणु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बात समझनी है कि कहां परमाणु इस्तेमाल करना है, कहां अणु इस्तेमाल करना है। उसके बाद अगर अपन आगे बात करें, सर मान लो मैंने बोला 5 मोल, है ना? मैंने बोला 5 मोल O2 माइनस, O2 माइनस को क्या कहते हैं सर? अपन ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा आयन है? ये ऑक्साइड आयन है। तो आप क्या बोलेंगे? 5 मोल O2 माइनस का मतलब आप बोलेंगे, इसका मतलब है सर 5 इंटू, 1 मोल का मतलब क्या होता है सर? इतने कण। तो 5 मोल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 O2 माइनस आयन। क्यों आयन? क्योंकि ये चार्ज स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज के छोटे कण का नाम अपन आयन कहते हैं, है ना? अपन आयन कहते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए, क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए, क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए। बोलो 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 बोलो। तो आपने बोला हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसका और अब आगे चल के, क्योंकि इस संख्या को बार बार लिखने में समस्या आ रही थी, तो इस संख्या को 6.022 को पहले तो एवोगाद्रो अंकल ने निकाला था, तो इसको नाम उन्होंने दे दिया एवोगाद्रोज नंबर। क्या नाम दे दिया सर? एवोगाद्रो की संख्या, और एवोगाद्रोज नंबर नाम दे दिया। और एवोगाद्रोज नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। और इन्होंने इसको बोल दिया कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n और नीचे a कैपिटल में लिखेंगे। एवोगाद्रो संख्या का a जो है वो कैपिटल में होता है, समझे? और लेकिन छोटा लिखा हुआ होता है। हम इसको Na इस तरीके से नहीं लिखते हैं। इस तरीके से लिखने से क्या होगा सर? आप इसको सोडियम परमाणु के साथ कंफ्यूज कर सकते हो। सोडियम के साथ कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको N के नीचे कैपिटल A लिखा जाता है। N के नीचे कैपिटल A लिखा जाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। वाह सर, 20 रुपए की पेप्सी, यू आर सो वन बाय कॉसी। अरे यार, लड़के हैंडसम होते हैं ब्रो, है ना? हाँ, कॉस बाई, है ना, साइन और सी और ये सब नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। क्या? हाँ, इसी से मुझे याद आया एक गणित की शायरी, इसको कॉपी कर लीजिए, सीखे लिखिए, अगले पेज पे चलते हैं। गणित की एक शायरी याद आई कि काश तुम साइन स्क्वायर एक्स होती, काश तुम साइन स्क्वायर एक्स होती और मैं कॉस स्क्वायर एक्स, काश तुम साइन स्क्वायर एक्स होती और मैं कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बोला? फिर से बोल रहा हूं, काश तुम साइन स्क्वायर एक्स होती और मैं कॉस स्क्वायर एक्स, दोनों मिलते और एक हो जाते। वाह वाह, क्या बात है ना? हाँ,
काश तुम cos स्क्वायर x होती और मैं, या काश तुम sin स्क्वायर x होती और मैं cos स्क्वायर x, दोनों मिलते और एक हो जाते। है ना बढ़िया। वापस चलते, पढ़ाई कर लो बे। हाँ, गणित की शायरी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, वाह सर। चलो आगे आते हैं। इसके बाद अगले पेज पे ध्यान सुनिएगा। तो मैंने क्या बोला आपको, अभी तक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मक्खन एकदम मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं। अब मैं आपको मोल कैलकुलेट करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। अब मैं आपको मोल कैलकुलेट करने का पहला तरीका है ना, मोल तथा कणों की संख्या, मोल तथा कणों की संख्या। पहला मोल का कैलकुलेशन आज करा के जा रहा हूं। पहला मोल के कैलकुलेशन के बाद फिर हम एक छोटा सा फॉर्मूला और भी लिखेंगे, दूसरा वाला, और फिर आगे, है ना। अगर हम बात करें n को, इस छोटे n को हम हमेशा क्या बोलेंगे सर, इसको n के नीचे मान लो x लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x। इसका मतलब x के मोल्स की संख्या। किसके मोल्स की संख्या भाई? x के मोल्स की संख्या। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो मैंने n के नीचे लिख दिया क्लोरीन, तो आप इसको बोलेंगे क्लोरीन के मोल्स की संख्या, है ना, क्लोरीन के मोल्स की संख्या। कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और आपको कणों की संख्या दे रखी हो, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो और आपको कणों की संख्या दे रखी हो, तो आप क्या करेंगे सर, आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी पदार्थ हो किसके बराबर हो जाएगा, कणों की संख्या और इसको अपन भाग दे देंगे किससे, एवोगाद्रो संख्या से। अगर आपने कणों की संख्या को एवोगाद्रो संख्या से भाग दे दिया, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं, कुछ सवाल करते हैं सर, कुछ सवाल करते हैं ना। हाँ, और अगर कभी आपको कणों की संख्या निकालनी हो, क्या निकालनी हो सर, कभी आपको कणों की संख्या निकालनी हो, तो कणों की संख्या को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे सर, नंबर ऑफ मोल्स को Na से, इसको इधर भेज देंगे, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई किससे कर दिया सर, एवोगाद्रो संख्या से। ये हमें कणों की संख्या दे देता है। दो फॉर्मूला। आइए पहले क्या करते हैं, मोल्स ज्ञात करते हैं। आइए मोल्स ज्ञात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, या 4 हो जाएगा ना, पता नहीं कितना है, 400 तो ज्यादा ही होगा, बट ठीक है। मोल्स ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है सर आपको, मोल्स ज्ञात करने हैं, किसके कितने मोल है, ये सब आपको पता करने हैं। सबसे पहला सवाल अपन ने लिया ए में, 6.022 इंटू 10 की घात 24, 6.022 इंटू 10 की घात 24 परमाणु ऑक्सीजन के। आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स याद करने हैं। मैं क्या करता हूं सर, इंटीजर टाइप का पोल दे दीजिए। कौन सा पोल है, सो रिजल्ट, अच्छा ठीक है, मैं आपको इंटीजर टाइप का पोल देता हूं। इंटीजर टाइप में 1 से लेकर के 100-150 तक जो भी आंसर आ रहा है आपको लिखना है। सारे सवाल में ऐसी कोशिश करूंगा कि इंटीजर टाइप का है पोल में। चलिए इंटीजर टाइप के पोल में गया मैं, 45 सेकंड का टाइम दिया, करिए इसको कीजिए। तब तक मैं दूसरा सवाल लिख लेता हूं यहाँ पे, तब तक मैं दूसरा सवाल लिख लेता हूं, ठीक है, तब तक मैं दूसरा सवाल बी में लिख लेता हूं। 3.011 इंटू 10 की घात 23 अणु CO2 या पानी के ले लेते हैं H2O के। इन दोनों पे अपन निकालेंगे। सबसे पहले वाले पे निकालते हैं। आपने बोला सर इतने परमाणु है ऑक्सीजन के, इतने परमाणु ऑक्सीजन के, तो कणों की संख्या ये दे रखी है। आप क्या बोलेंगे सर, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु के मोल्स कितने होंगे सर, तो ऑक्सीजन परमाणु के मोल्स होंगे कितने दिए गए
कणों की संख्या जो कि है 6.022 इंटू 10 की घात 24, और इसको अपन किससे भाग करेंगे सर? एवोगाद्रो संख्या से। एवोगाद्रो संख्या क्या होती है? एवोगाद्रो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की घात 23। आप बोलेंगे इससे ये उड़ गया, ऊपर आया 10 की घात 24, नीचे है 10 की घात 23, दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 10। यानी कि हमारे पास कुल 10 मोल हैं, यानी कि हमारे पास कुल 10 मोल हैं। ये देख लेते हैं, इसको 25% लोगों ने सही किया। बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज थे कि ये सर यहाँ पे ना, यहाँ पे 10 की घात 23 होगा। अबे मैंने एवोगाद्रो नंबर थोड़ी लिखा है, मैंने बताया कि हमारे झोले में इतने कण हैं, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तुम क्या 23-24 बता रहे हो? ये तो मैं बता के दूंगा ना कितने कण है, कि तुम मेरे को कण भी तुम ही बता के दोगे, सवाल भी तुम्हारा और जवाब भी, चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। ऐसे थोड़ी होता है कि सर 23 होगा, मारूंगा भी 2 थप्पड़, 23-24 में बदल जाएगा। तुम देख नहीं रहे हो भाई कि ये क्या है? ये तो मैं दूंगा ना भाई। अबे एवोगाद्रो संख्या से डिवाइड करते हैं, ये तुम लिखोगे, डिवाइड तुम करोगे, ऊपर भी 24 होगा, ये भी तुम ही डिसाइड करोगे कि सर 23 लीजिए ना। चचा ऐसे नहीं होगा, नो 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 नो। दूसरे वाले सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, दूसरे वाले सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए, कितना आएगा? चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर फेंक के मारिए, फेंक के मारिए आंसर तुरंत से पहले, फेंक के मारिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी निकालना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पानी किसके बराबर हो जाएगा? सर दिए गए कण की संख्या जो कि है 3.011 इंटू 10 की घात 23, इसको किससे डिवाइड करेंगे सर? इसको डिवाइड करेंगे एवोगाड्रो संख्या से। एवोगाड्रो संख्या कितनी होती है सर? एवोगाड्रो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की घात 23। आप बोलेंगे हाई से हाई कट गया, हाई से हाई कट गया दो बार में, ये कितना आया? 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 मोल, यानी कि आधा मोल, यानी कि आधा मोल। सभी लोगों का मैच कर गया? जल्दी से बताइए यस 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 यस। अगले पेज पे चलते हैं सर, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। अगले पेज पे चलते हैं सर, 4 का ए हो गया, 4 का बी हो गया, 4 के सी में चलते हैं सर, 4 का सी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। आपको बताना है 1.5 इंटू 10 की घात 25 है ना, 1.5 इंटू 10 की घात 25 अणु चीनी के, चीनी के, और यहां पे आपको दे दिया है कि भाई तुम Na का जो मान इस्तेमाल करोगे वो 6 इंटू 10 की घात 23 इस्तेमाल करोगे। ये दे दिया सवाल में कि ए बाबू ज्यादा मेहनत नहीं करना है, तुम इसको 6 इंटू 10 की घात 23 इस्तेमाल करना, 6.022 नहीं। कभी कभी होता है सवाल में ऐसा दिया होता है, क्यों? क्योंकि वो आपसे कैलकुलेशन आसान करवाना चाहता है, वो आपसे कैलकुलेशन आसान करवाना चाहता है। जल्दी से कर लिया तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे भाई? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स किसके? चीनी के। कितने हो जाएंगे सर? दिए गए कणों की संख्या जो कि है 1.5 इंटू 10 की घात 25, बट्टे में क्या करेंगे सर? 25। बट्टे में क्या करेंगे सर? बट्टे में अपन एवोगाद्रो संख्या करेंगे। एवोगाद्रो संख्या कितनी होती है सर? अभी हमें दे रखा कि हाई वाला यूज करना, अपने मन मर्जी मत कीजिए। 6.23। आप बोलेंगे इससे ही कट जाएगा 100 बार में, 10 की घात 2 बचेगा, तो और इससे ई कट जाएगा नीचे 4 बार में, तो हमारे पास क्या आया सर? 10 की घात 2/4। 10 की घात 2 को अपन इंग्लिश में लिखते हैं 100/4। 100/100/4 मतलब हो गया 25। क्या मेरी बात चमकी? क्या हो गई? कितने लोगों को मैच कर गया? 0.25 नहीं भाई, 25 मोल। कितने मोल हैं? 25 मोल है भाई, 25 मोल है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बताइए 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 बताइए। दूसरे केस पे चलते हैं सर, ये टाइप 1 था, है ना, ये वाला जो हमने फॉर्मूला किया ये था टाइप 1। अब अगर हम किसी चीज की मात्रा निकाल रहे हैं, मेरी बात सुनना, तो उसका द्रव्यमान भी होगा, या तो वो द्रव्यमान रहित चीज हो तब मात्रा का कोई द्रव्यमान नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी चीज की मात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी चीज की पर्सनली किसी चीज की मात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें द्रव्यमान भी होगा। तो अब टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 में हम क्या देखेंगे सर? टाइप 2 में हम देखेंगे मोल तथा द्रव्यमान, मोल तथा द्रव्यमान, कि द्रव्यमान और मोल आपस में कैसे लिंक्ड है, द्रव्यमान और मोल आपस में कैसे लिंक्ड है। ठीक है, द्रव्यमान और मोल आपस में कैसे लिंक्ड है।
अगर हमें यह निकालना है, सर आप लोगों के पास मॉड्यूल नहीं है क्या? मॉड्यूल की पीडीएफ वैसे तो मिलती होगी, मैं देख लूंगा। चैप्टर 1 के मॉड्यूल की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, चैप्टर 1 की दे दूंगा, अगर वो अवेलेबल होगी फ्री सोर्स पे तो, है ना, अगर वो अवेलेबल होगी तो मोल तथा द्रव्यमान की अगर हम बात करें, मोल और द्रव्यमान का लिंक की बात करें तो याद रखिएगा, मोल तथा द्रव्यमान के लिंक की बात करें तो याद रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है दिया गया भार, दिया गया भार बटे, अगर परमाणु है तो गाम, अगर अणु या आयन है तो जीएमएम, अगर परमाणु है तो गाम, अगर अणु या आयन है तो जीएमएम। अब मेरी बात सुनना, एक बात मैं अभी यहां पे एक नई परिभाषा यहां पे आपके सामने उत्पन्न करना चाहता हूं और अब हम इस नई परिभाषा को यूज करेंगे। दिया गया भार बटे गाम या इसको, अब तुम समझना सर, गाम जो है वो किसका भार है? 1 मोल का। जीएमएम जो है वो किसका भार है? ये भी 1 मोल का। ये दोनों किसके भार होते हैं सर? ये दोनों होते हैं 1 मोल के भार, अपने अपने लिए 1 मोल का भार। तो अभी जब 1 मोल का भार है दोनों, तो हम कभी गाम लिखेंगे, हम कभी जीएमएम लिखेंगे, पागल हो जाएंगे। हमने बोला आज से एक सूत्र बनाते, ये आपके और हमारे बीच की बात है, कहीं बाहर नहीं जाने चाहिए, आपके हमारे बीच की सीक्रेट बात है। आज के बाद कभी भी किसी चीज के 1 मोल के भार को, किसी भी पदार्थ के 1 मोल के भार को अपन क्या बोलेंगे सर? अपन इसको बोलेंगे मोलर भार। क्या बोलेंगे भाई? मोलर भार। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलेंगे मोलर मास। क्या बोलेंगे? मोलर मास। और अब हम एम का मतलब, आगे से हमारे एम का मतलब मोलर मास होगा। मोलर मास का मतलब दुनिया में कौनो पदार्थ हो, आइटम हो तो आइटम, मालिकूल हो तो मालिकूल, आयन हो तो आयन, है ना, हाँ, कुछ हो, उसको अपन मोलर मास कहेंगे, मोलर मास कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। तो आपने क्या बोला सर? हमने एक छोटा फॉर्मूला बना दिया, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा सर? दिया गया भार बटे, दिया गया भार बटे मोलर भार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए यार, एकदम सिंपल है। 2 सवाल इससे करते हैं और क्लास एंड करते हैं 2 मिनट में। आपको क्या करना है सर? मोल्स ज्ञात करने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, मोल्स ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले अपन ने लिया 32 ग्राम मीथेन में। किसमें सर? 32 ग्राम मीथेन में। जल्दी से मीथेन का फार्मूला बता दीजिए जी, जल्दी से मीथेन का फार्मूला बता दीजिए जी। सर कम्युनिटी ग्रुप में क्वेश्चन सेंड कर दो प्लीज। कम्युनिटी ग्रुप में यार मेरे ऐप में ना वो लॉगिन नहीं हो रहा है, मैं आजकल में वो लॉगिन करवा लेता हूं, दिक्कत आ रही है ना। तो अपन ने बोला 32 ग्राम मीथेन, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, CH4, है ना। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन क्या हो जाएगा सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन जो है वो हो जाएगा दिया गया भार। क्या दिया गया भार? कितना भार हुआ है सर इसका? इसका है 32 ग्राम। अच्छा, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 1 मोल का मास, मोलर मास, मोलर मास इसका कितना हो जाएगा? यानी कि 1 मोल का मास। तो आप बोलेंगे सर 1 मोल का मास जो है वो जीएमएम होगा और यूनिट को जी में कर देंगे। तो आप बोलोगे कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 4, 12 + 4 16, तो 16 जी हो गया। इसको बट्टे 16 से कर देंगे, ये कितना आ जाएगा सर? 32/16, यानी कि 2 मोल आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। एकदम मक्खन है सर, एकदम मक्खन है, बहुत ही बढ़िया। बी पे चलते हैं सर, बी पे चलते हैं। बी पे मैंने बोला है ना 6.1 ग्राम ऑफ नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल भाई? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के 6.1 ग्राम में कितने मोल होंगे? जल्दी से बता दीजिए। नाइट्रिक अम्ल के 6.1 ग्राम में कितने मोल होंगे? आप जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। एक बार ये सवाल कीजिए, फिर एक सवाल के बाद क्लास एंड करेंगे। सर पोल दे दो प्लीज। चलो ऑप्शन दे देते हैं, इसमें विकल्प दे देते हैं। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0.1, तीसरा ऑप्शन है 0.01, चौथा ऑप्शन है 0.2। आपका समय शुरू होता है, आपका समय शुरू होता है 45 सेकंड का। आप तब तक मैं थोड़े से डाउट्स भी ले लेता हूं। मेरे पास पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। सर मुझे कॉजन समझ नहीं आया ये। अच्छा, क्वेश्चन समझ नहीं आया। अरे कुछ नहीं है दीदी, मोल की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में क्या है? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? अरे मोल ज्ञात करना है, सिंपल है।
कितने मोल है, कैसे निकालेंगे? तो एक फॉर्मूला मोल का ये था, अगर कणों की संख्या दी गई है, अगर कणों की संख्या दी गई है तो कणों की संख्या को Na से डिवाइड करते तब मोल आ जाता है। अगर मान लो कणों की संख्या नहीं दी है भाई, हमें द्रव्यमान दे रखा है, तो आप बोलोगे या भार दे रखा है, तो दिया गया भार बटे मोलर भार करेंगे तब मोल आ जाता है ना, तब मोल आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बताइए सर मुझे क्वेश्चन एक बार समझा दो। कोई नहीं, एक दो बार और समझा दें। क्वेश्चन कैसे स्ट्रॉन्ग करें, फास्ट करें, ये कल की क्लास में, कल शाम में क्लास है, अगर मौका मिला तो थोड़ा सा लंबा करके और बहुत सारी बातें करेंगे। तो आप बोलोगे सर कितना आ गया, ये देख लेते हैं। अब इसमें पोल चला दिया ना, हाँ पोल चला दिया, चलिए देखते हैं। आप बोलेंगे सर नाइट्रिक अम्ल का पहले तो फॉर्मूला जिसको पता होगा वही आगे सवाल कर पाएगा, जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसका गाड़ी यही बंद हो गया। फॉर्मूला पता लगने के बाद फिर आप क्या बोलेंगे, सर नाइट्रिक में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार होता है 1, नाइट्रोजन का भार होता है 14 और ऑक्सीजन 3 है तो इसका भार होगा 48। इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ करके आता है 61 ग्राम। 61 ग्राम ये आया। दिया गया भार कितना है सर 6.1। तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 कितना हो जाएगा सर, दिया गया भार कितना दे रखा है, भार 6.1। एक मोल का भार कितना होता है 61। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/10 यानी कि 0.1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 0.1 मोल, जो कि कौन से ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन संख्या 2 है। ऑप्शन संख्या 2 इज द करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं। 42% लोगों ने, बाकी लोग तुक्का मार रहे हैं भाई, वाह। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ अब चलते हैं सर, आज का लेक्चर अपन यहीं पे करते हैं एंड। कल के लेक्चर में मैंने आपको जैसा बता रखा है अपन मिलेंगे। समरी की बात करें तो आज हमने मोल पढ़ना शुरू कर दिया है। 2 तरीका मोल निकालने का सीख लिया है। कल की क्लास में हम तीसरा तरीका सीखेंगे, मोल चार्ट सीखेंगे और मोल के इर्द गिर्द पूरा घूमेंगे, है ना। तो हमने क्या किया सर, आज सभी द्रव्यमान कंप्लीट कर लिए हैं। एक द्रव्यमान रहता है अभी भी, है ना, एक द्रव्यमान रहता है जिसे हमने AAM एवरेज एटॉमिक मास किया था, वैसे ही एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है। इसको अपन मोल निकालना जब सीख जाएंगे तब करेंगे, मोल जब निकालना सीख जाएंगे तब करेंगे। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी है क्या पिछले वाले में? सर 63 होता है क्या? अच्छा देख लेते हैं, ये कितना 63 होगा क्या, देख, हाँ 63 होगा, ठीक है सॉरी, ये 63 ग्राम होगा। अबे तो अगर तुम इसको 63 से भी डिवाइड करोगे तो लगभग, अब इसमें से ऑप्शन मैच करना है तो तुम निकटतम ऑप्शन ही तो मैच करोगे ना। मान लो तुम्हें ऑप्शन मैच भी करना है, मेरी गलती है ना, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं ये मेरी गलती है, बट फिर भी अगर अपन को ऑप्शन मैच करना है तो निकटतम ऑप्शन वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते हैं अपन, है ना, किसके पास आ रहा है, ये किसके पास आ रहा देख लेते हैं भाई। तो आप बोलोगे सर 61/63 मतलब 6.1, 6.1/63, 0.096 इसी के आसपास आ रहा है, तो इर्द गिर्द में वही सही हो गया। बट हाँ आप कॉन्सेप्ट समझ गए वो अच्छी बात है, आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लो, इसको ऐसे अप्रोक्सीमेट कर लो ना, लगभग लगभग ये आंसर है। हमें भाई अगर 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें नियरेस्ट आंसर टिक करना पड़ेगा, हम और क्या कर सकते हैं। चलिए तो हम क्या बात कर रहे थे सर, हमने सभी द्रव्यमान दिख लिया और हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के दो तरीके सीख लिए। कितने? 2 तरीके सीख लिए। एक तो अगर हमें कणों की संख्या दे रखी है तब, दूसरा अगर हमें द्रव्यमान दे रखा है तब। अगली क्लास में हम आयतन के साथ लिंक करके सारी बातें करना सीख जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें सर होमवर्क क्या है, होमवर्क ध्यान से देखिएगा। होमवर्क क्या है सर, सबसे पहले आप क्या कहते हैं, क्लास नोट्स को रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद क्लास के सवाल अभी दूंगा, क्लास के सवाल, और फिर क्लास के सवाल होमवर्क, क्लास में होमवर्क दूंगा। अभी आपकी क्लास खत्म होगी फिर यहाँ पे होमवर्क लिखना स्टार्ट करूंगा, वो करना है। और इन सबको करने के बाद आपको डीपीपी नंबर 2 में अगर मुझे लगेगा कुछ सवाल अभी आप कर सकते हैं, डीपीपी नंबर 2 में अगर मुझे लगेगा कुछ सवाल आप कर सकते हैं तो बिल्कुल, है ना, इसको करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर अपन यहीं पे करते हैं समाप्त। और आप जैसा कि पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं, है ना, हारा वही जो लड़ा नहीं, लड़ते रहना है, हर दिन पढ़ना है। हो सकता है कुछ सवाल करने में तुम्हें बहुत कठिनाई आए, हो सकता है तुम्हें एक बार ऐसा लगे कि हमसे सवाल हो ही नहीं रहा है, तो याद रखिएगा तुम ही वो बच्चे थे छोटे लड़कपन में, तुम लड़कपन में वही बच्चे थे जो साइकिल चलाने के लिए दिन रात लड़ाई करते थे घर वालों से। तुमने खाना खाना बंद कर दिया था, तुमने पानी पीना बंद कर दिया था कि ये हमको साइकिल दिलाओ, है ना। तुम गिरते थे, पड़ते थे, छिल जाते थे, फिर उठते थे, फिर खड़े होते थे, रोते भी नहीं थे, रोते थे अपने आंसू खुद पोंछ के फिर साइकिल चलाते थे। तो जब तुम्हारे अंदर वो जज्बा वहां था, आज क्यों नहीं है भाई? आज तो तुम बड़े हो गए हो ना, और ज्यादा समझदार हो गए, तुम्हें अपना भला बुरा और ज्यादा समझ में आ रहा है। तो वो जज्बा जो लड़कपन में था वो अब क्यों नहीं है? लड़िए, उठिए। हो सकता 10 सवाल नहीं होंगे, 11वां कीजिए, 11 सवाल नहीं होंगे, 12वां कीजिए, 12 सवाल नहीं है, सबका आंसर देखिए, बट बिना पेन पेपर पे चलाए। कभी भी ये मत मानिए कि हमसे नहीं हुआ है, कभी भी ये मत मानिए कि हमसे नहीं हुआ है। और मेरी
जीवन का एक ध्येय वाक्य है। आपके जीवन में भी ये बात आपको समझ में आएगी, मुझे थोड़ी जल्दी समझ में आ गई है कि जब आपको जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तुम अपने जीवन में तरक्की कर चुके होगे, तुम सब कुछ करके एकदम पीक पे होगे अपने लाइफ के, तो एक दिन तुम्हें ये बात जरूर समझ में आएगी कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो सब माया है, सब माया है, जिसको अपन क्या कहते हैं, #SMH, सब माया है भाई। ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुम सब हासिल कर चुके होगे, और इसका आनंद तभी है, इसका आनंद तभी है। चलिए खैर, है ना, एक बार अपन लीडर बोर्ड देख लेते हैं। लीडर बोर्ड में कौन कौन है भाई आज हमारे बीच? आज हमारे बीच है दुष्यंत भाई साहब, फिर मधुबाला दीदी, फिर संदीप, है ना, उसके बाद अभिषेक, रितेश, मनोहर, वंशिका, उदय, चंदा दीदी और आलोक, है ना। और अगर अपन बात करें डाउट्स की, डाउट्स तो वैसे कुछ थे नहीं आप लोगों के ज्यादा। रिसेंट में देखे सर, रिपीट अगेन सर, दोबारा रिपीट कर दीजिए, कुछ नहीं, अगले क्लास में फिर से इन सबको करेंगे, फिर से सवालों को करेंगे, हम बहुत सारे सवाल करेंगे। मैंने आपको बोला ना, हर क्लास में हम लगभग 20-25 सवाल करने वाले हैं, हर क्लास में ही करेंगे, तो अगली क्लास में और ज्यादा सवाल करेंगे। सर कल जो आपने लास्ट में क्वेश्चन कराया था समस्थानिक वाला, वो एक बार समझा दो प्लीज। समस्थानिक वाला सवाल अगली क्लास में मैं 1-2 लेकर के आऊंगा, वो करवा दूंगा साथ में, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर अपन करते हैं यहीं पे समाप्त। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। आई होप आज के लेक्चर में आपको मोल चमका हो तो, मोल चमक गया हो तो #मोल लिख करके दिल बना दीजिएगा। एवोगाद्रो संख्या मैंने जो आपको प्रूव करना सिखाया वो चमक गया हो तो NA लिख करके दिल बना दीजिएगा, और आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। उस चैनल पे आपको आगे की सारी अपडेट वहीं पे मिल जाएगी। इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान